हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज हमारा जो है नया चैप्टर चल रहा है अल्टरनेटिंग करंट। तो अल्टरनेटिंग करंट को हमें बहुत अच्छे ढंग से पढ़ना है, क्योंकि अगर हम इसको पढ़ते हैं तो हमें जो है सीबीएसई में जो है इसका 5 to 6 मार्क्स का क्वेश्चन जो है बड़े इजीली बन जाता है। ठीक है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट को जो है आपका चैप्टर है। तो आज हम लोग पढ़ रहे हैं अल्टरनेटिंग करंट। अल्टरनेटिंग करंट किसे कहते हैं? तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास से कितने टाइप की करंट्स होती हैं। तो हमारे पास एक डीसी करंट होती है। जो आज तक हम काम कर रहे थे वो डीसी करंट में काम कर रहे थे। यदि आप लोगों को पता हो, थोड़ा सा जो है हमने जब म्यूचुअल इंडक्शन या सेल्फ इंडक्शन पढ़ा था या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पढ़ा था, तब हमने कुछ चेंजिंग करंट्स के बारे में जो है कुछ जानकारी ली थी। तो जो आपकी बैटरीज होती हैं बेटा, जितनी भी बैटरी हैं और बैटरी जो चार्ज होती हैं या डिस्चार्ज होती हैं, वो सभी की सब डीसी करंट पे काम करती हैं। यानी कि ये डायरेक्ट करंट है, इनकी कांस्टेंट वैल्यू है और वो हमेशा उस कांस्टेंट वैल्यू को जो है मेंटेन करती हैं। जैसे मान लिया जाए, अगर मैं डीसी करंट के ग्राफ को ड्रॉ करना चाहूँ, डायरेक्ट करंट दैट इज हुज वैल्यू डज नॉट चेंजेस विथ टाइम, जिसकी वैल्यू जो है आपका टाइम के साथ ना चेंज करे। तो जैसे मान लिया जाए, ये वाई एक्सिस जो है आपके करंट को दिखाता है और ये एक्स एक्सिस अगर आपके टाइम को दिखाता है, तो वैल्यू ऑफ डायरेक्ट करंट विल रिमेन सेम थ्रू आउट एनी टाइम। हर समय जो है आपका क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। ऑल द बैटरी डाउन होती है तो फिर कुछ वैल्यू कम हो जाती है, बट जो भी वो वैल्यू दे रहा होता है वो एक कांस्टेंट वैल्यू प्रोवाइड कर रहा होता है किसी समय में। ठीक है, जैसे जैसे बैटरी वीक होती है, भले ही उसकी वैल्यू कम हो जाती है करंट की, बट ऐसा नहीं है कि वो वैल्यू जो है मेंटेन, मतलब जो है चेंज होगी किसी इंस्टेंट पे। तो वो हर इंस्टेंट पे क्या रहती है, इसकी वैल्यू सेम रहती है। दैट्स वाई वी कैन से दैट दिस करंट इज योर डायरेक्ट करंट। तो डायरेक्ट करंट जो है आपके, इसके अपने फायदे हैं। ठीक है, अभी इसके क्या फायदे हैं क्या नुकसान है, इसको हम आगे थोड़ा सा इन्वॉल्व करूंगा। बट हमारे पास जो एक करंट है जिसको बोलते हैं डीसी, इसको डीसी के नाम से जाना जाता है और इसी को हम डायरेक्ट करंट के नाम से भी जानते हैं। लेकिन आज का हमारा टॉपिक जो है आपका अल्टरनेटिंग करंट है। तो व्हाट इज अ अल्टरनेटिंग करंट? जैसा कि इसका नाम ही है, देखो आपका क्या नाम रखा गया है इसका, अल्टरनेटिंग करंट। इट मीन्स द वैल्यू ऑफ दिस करंट चेंजेस अल्टरनेटिवली, यानी कि समटाइम्स it has some positive value and sometimes it has negative value, but this its cycle changes periodically। ये साइकिल कैसे चेंज करता है? पीरियोडिकली, हमेशा अपने को जो है रिवर्स करता है। एक रिवर्स करेगा अपने आप को, एक पीरियोडिक मैनर में करेगा। आपने देखा होगा, एसी जनरेटर में पढ़ा होगा, तो वहां पे आपने ईएमएफ निकाला होगा। तो E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। यहाँ पे ये जो E है बेटा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, ये ईएमएफ है। तो आपने ऐसा निकाला था, और मेरे प्रीवियस लेक्चर को देखिए, वहां पे आपने जो है अल्टरनेटिंग करंट भी निकाली थी। और द वैल्यू ऑफ दैट अल्टरनेटिंग करंट इज गिवन बाय आई नॉट साइन ओमेगा टी। तो ये आपने पढ़ा था पीछे। तो ये साइन वैल्यू क्या है इसकी? किसी वक्त की वैल्यू दे रहा है, दैट इज इट इज योर इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ एसी करंट, एसी वोल्टेज। और इन द सेम मैनर इट इज योर इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ एसी करंट। तो व्हाट इज एसी करंट? फिर अगेन हम इसको देखते हैं, जरा ध्यान से देखिए। अगर हम जो है एसी करंट के बारे में बात करते हैं, तो एसी करंट क्या होती है? आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। इससे दिखाई जाती है, दैट इज द इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ एसी करंट एट एनी टाइम इज गिवन बाय आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, एंड द ग्राफ ऑफ दिस इज गिवन बाय, जैसे ये टाइम है, ये टाइम को दिखा रहा है। ठीक है, और अभी इसको कर लेंगे, और ये आपका करंट को दिखा रहा है। ये वाला वाई एक्सिस करंट को शो कर रहा है, वैल्यू ऑफ करंट को शो कर रहा है। ठीक है, करंट आई को शो कर रहा है ये। तो साइन, देखो ये आई नॉट तो क्या है, पीक वैल्यू ऑफ करंट है। साइन ओमेगा टी, दैट इज द इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ इस करंट, डिपेंड ऑन दिस टाइम एंड दिस टाइम। ये फंक्शन कौन सा है? पीरियोडिक फंक्शन है। साइन फंक्शन इज योर पीरियोडिक फंक्शन। तो देखो पीरियोडिकली जो है ऐसी वैल्यू आएगी इसकी, ये इस ढंग से। सिमिलरली आगे भी ऐसे ही जाएगा। तो यहाँ अगर हम ध्यान से देखें, ये पूरा टाइम पीरियड इसने कैपिटल टी लिया, तो यहाँ पे कितना होगा? t/4, ये t/2, एंड दिस वन इज योर 3t/4, और ये आपका टाइम को शो कर रहा है। ठीक है, तो आप क्या देख रहे हैं? देखो जरा,
ये कैसा है जिसका मैग्नीट्यूड जो है चेंज कर, देखो हर वक्त इसकी मैग्नीट्यूड, यहाँ पे कुछ अलग मैग्नीट्यूड है, यहाँ पे कुछ और करंट की वैल्यू, यहाँ पे कुछ और, यहाँ पे पीक वैल्यू है, फिर उसके बाद डाउन हो रही है वैल्यू इसकी, एंड देन क्या कर रहा है, अपनी वैल्यू को क्या कर दे रहा है, मैग्नीट्यूड को जो है पीरियोडिकली क्या कर रहा है, रिवर्स भी कर रहा है, यानी कि अपनी दिशा को पीरियोडिकली क्या कर रहा है, रिवर्स भी कर रहा है। दैट्स व्हाई द डेफिनेशन ऑफ एसी करंट इज गिवन बाय द इलेक्ट्रिक करंट हुज मैग्नीट्यूड चेंजेस विथ टाइम, जिसका मैग्नीट्यूड जो है टाइम के अकॉर्डिंग क्या हो, आपका चेंज हो। समझ में आई बात। एंड डायरेक्शन रिवर्सेस, देखो डायरेक्शन क्या कर रही है, रिवर्स कर जा रही है पीरियोडिकली, यानी कि इसके बाद देखो क्या होगा, इसके बाद वही वैल्यू दोबारा आएगी। देखो डायरेक्शन जो है पीरियोडिकली क्या कर रही है, रिवर्स कर रही है, उल्टी हो रही है, इज नोन एज अल्टरनेटिंग करंट। तो ये अल्टरनेटिंग करंट की क्या होगी, आपकी डेफिनेशन होगी, द इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट इज गिवन बाय दिस इक्वेशन, दैट इज I इज इक्वल टू I नॉट साइन ओमेगा टी इज द वैल्यू ऑफ इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ एसी करंट। तो ये अगर हम कहीं भी मुझसे पूछता है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ एसी करंट, सो this can be represented by this expression, that is I is equal to I naught sin omega t। तो ये क्या है, instantaneous value of AC, that is alternating current। AC की जो है आपकी क्या है, ये इंस्टेंटेनियस वैल्यू। तो व्हाट इज दिस दैट इज I नॉट क्या है, यहाँ पे I नॉट क्या है, where I नॉट इज इक्वल टू, ये जो I नॉट आपको लिखा गया है, I नॉट इज इक्वल टू पीक और मैक्सिमम वैल्यू ऑफ AC, ये मैक्सिमम वैल्यू है। और करंट एम्पलीट्यूड भी कहा जाता है इसको बेटा, करंट एम्पलीट्यूड का मतलब क्या होता है, मैक्सिमम। आपको सबको पता होगा करंट एम्पलीट्यूड, इसी को हम करंट एम्पलीट्यूड भी कहते हैं। ओमेगा क्या है बेटा, इधर पे ओमेगा इज योर एंगुलर फ्रीक्वेंसी, angular frequency, and the value of this is given by 2 pi upon capital T। ये हम पहले से जानते हैं, एंगुलर फ्रीक्वेंसी को निकालना, जो इसकी वैल्यू होती है वो 2 पाई अपॉन टी होती है, एंड दिस कैन बी रिटन एज 2 पाई न्यू, वेयर न्यू क्या है बेटा, फ्रीक्वेंसी ऑफ द एसी। न्यू क्या है बेटा, टी इज इक्वल टू, देखो एक नई चीज आई है, टी इज इक्वल टू टाइम पीरियड, और न्यू इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ द एसी की फ्रीक्वेंसी है। तो हमें क्या पता चला, देखो यहां पे अगर हम ध्यान से देखें, ये जो एक्सप्रेशन है, अब मुझसे भविष्य में कभी भी अगर पूछता है कि व्हाट इज द इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ एसी करंट एंड व्हाट इज इट्स एक्सप्रेशन, देन I इज इक्वल टू I नॉट साइन ओमेगा टी। क्योंकि साइन और कोसाइन ग्राफ जो है एक जैसे होते हैं लगभग, ठीक है, यानी कि पीरियोडिक ग्राफ है, तो इसी को आप जो है कॉस फंक्शन से भी दिखा सकते हैं बेटा। तो कॉस फंक्शन से अगर आपको इसको दिखाना है, तो अगर हम उसको दिखाना चाहें तो दिस ग्राफ कैन ऑल्सो भी रिप्रेजेंट, देख लो अगर मैं इसी को दिखाना चाहूं तो इसी फंक्शन को जो है I इज इक्वल टू I नॉट कॉस ओमेगा टी के रूप में भी आप लिख सकते हैं। एंड द ग्राफ ऑफ दिस, इसका ग्राफ कैसा लिखा जाएगा, देखिए जरा इसका ग्राफ कैसा बनाया जाएगा। कॉस का ग्राफ आप बहुत बेहतर जानते हैं, तो क्या होता है, जहां पे साइन मिनिमम होता है वहां पे कॉस मैक्सिमम होता है। तो ये हो गया आपका, ये आ गया। तो सेम ग्राफ है बट इसका क्या है, अपोजिट ग्राफ है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, देखो कॉम्प्लीमेंट्री है, यहां देखिए जरा, देखिए बेटा, तो ये कितना हो जाएगा T/4, और ये कितना हो जाएगा T/2, एंड दिस वन इज योर 3T/4 एंड दिस वन इज योर T। तो ये क्या है, करंट को शो कर रहा है, करंट I को शो कर रहा है ये, ठीक है, और ये किसको कर रहा है, टाइम को शो कर रहा है, ठीक है। तो सेम ग्राफ है, आप चाहे तो इससे काम कर सकते हैं,
आप चाहे तो इससे काम कर सकते हैं। यानी कि जो है कहने का मतलब यह है कि इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ एसी करंट चाहे तो आप इससे एक्सप्रेस कर दीजिए, चाहे इससे एक्सप्रेस कर दीजिए, आपको कोई परेशानी नहीं होगी। लेकिन मेरा कहने का मतलब यह है कि आप हमेशा एक ही चीज़ से काम करें। अगर आप दोनों ही चीज़ों को लेके एट ए टाइम काम करेंगे तो दिक्कत में आ जाएंगे, क्योंकि उसमें क्या हो जाएगा, क्योंकि ये फेज चेंजेस कर देगा इसका। तो आप क्या करें, साइंस से ही करेंगे। अब हम आगे जो भी काम करेंगे साइंस से ही करेंगे। तो अगेन मैं इसकी डेफिनेशन को लिखा रहा बता रहा हूं आपको कि अल्टरनेटिंग करंट क्या होती है। जिस टॉपिक को हम कर रहे हैं दैट इज योर अल्टरनेटिंग करंट। हमारा जो है चैप्टर का नाम ही अल्टरनेटिंग करंट है। तो व्हाट इज अल्टरनेटिंग करंट? द इलेक्ट्रिक करंट हुज मैग्नीट्यूड चेंजेस विद टाइम। ऐसा करंट जिसका मैग्नीट्यूड जो है, यानी कि जो इसका न्यूमेरिक वैल्यू है, वो क्या करता है, टाइम के साथ चेंज करता है। एंड डायरेक्शन रिवर्सेस पीरियोडिकली, और डायरेक्शन उसकी रिवर्स करती है पीरियोडिकली। देखो हर बार, हर इस पीरियड के बाद, ये यहां से लेके यहां तक एक टाइम पीरियड, देन इट्स डायरेक्शन विल चेंजेस। तो ये डायरेक्शन को बार बार चेंज करती है। तो इसको क्या कह देंगे हम कि पीरियोडिकली कर रही है, अपने मन मर्जी से नहीं। ये कभी मान ले जाए 1 सेकंड के बाद किया, फिर 2 सेकंड के बाद 3 सेकंड, ऐसा नहीं कर रही है। अगर वो 1 सेकंड की बात कर रही है तो हर जगह पे 1 सेकंड के बाद जो है अपना डायरेक्शन को क्या करेगी, चेंज करेगी। तो पीरियोडिकली वर्ड यहाँ पे लगाना बहुत जरूरी है। डायरेक्शन रिवर्सेस पीरियोडिकली इज नोन एज अल्टरनेटिंग करंट। तो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट, जिसको हम जो है एसी जनरेटर में प्रूव कर चुके हैं, इसलिए यहाँ पे प्रूव करने की कोई जरूरत नहीं है। तो ये हमारा आ गया, ठीक है। अब ना व्हाट इज अल्टरनेटिंग वोल्टेज? तो अल्टरनेटिंग वोल्टेज है क्या, अब उसको देख रहे हैं, ठीक है। तो अल्टरनेटिंग वोल्टेज भी बेटा सेम है, सेम ऐसा ही है। तो डीएसी वोल्टेज और ईएमएफ, हुज मैग्नीट्यूड चेंजेस विद टाइम, उसका भी मैग्नीट्यूड चेंज करेगा विद टाइम, एंड डायरेक्शन रिवर्सेस पीरियोडिकली इज कॉल्ड अल्टरनेटिंग वोल्टेज। उसी को हम अल्टरनेटिंग वोल्टेज कहते हैं। यानी कि जो अपने जो है मैग्नीट्यूड को चेंज करे समय के साथ, और साथ ही साथ पीरियोडिकली जो है अपनी दिशा को बदले, उसको हम क्या कहते हैं, अल्टरनेटिंग वोल्टेज कहते हैं। तो लास्ट टाइम आपने जो है एसी पढ़ी थी, तो इंस्टेंटेनियस वोल्टेज की जो इक्वेशन होती है इसकी, वो हम लिख रहे हैं, ठीक है। इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, ई। यहां पे हम वोल्टेज को ई से शो कर रहे हैं, आप वी से भी शो कर सकते हैं, ऐसा कोई इश्यू नहीं है, ठीक है। तो ई नॉट साइन ओमेगा टी, सेम वही वैल्यू आएगी आपकी बेटा, ठीक है। यहां पे ई नॉट क्या है बेटा, पीक वैल्यू ऑफ पीक और मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एसी वोल्टेज, एसी वोल्टेज है बेटा, ठीक है। और वोल्टेज एम्पलीट्यूड के नाम से ये जाना जाएगा, यानी कि ये क्या है, वोल्टेज एम्पलीट्यूड है ई नॉट आपका। ओमेगा क्या है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, टाइम पीरियड है, फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी है, यानी कि जो भी एसी आप यूज कर रहे हैं उसकी फ्रीक्वेंसी को शो कर रहा है, ठीक है। जैसे सामान्यतः हमारे घर में जो एसी आती है, यानी कि हिंदुस्तान में, यानी कि इंडिया में जो एसी यूज होती है, आपने देखा होगा, आप कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस लेते हैं तो उसमें उसकी फ्रीक्वेंसी भी जरूर लिखी होगी। हमारे यहाँ जो एसी आती है वो 50 हर्ट्ज की आती है, यानी कि 50 साइकिल्स, ऐसे 50 साइकिल, एक साइकिल ये होगी, ऐसी 50 साइकिल्स होगी। यानी कि वो क्या करेगा, अगर आप देखेंगे तो 50 बार पॉजिटिव, 50 बार नेगेटिव, 50 बार पॉजिटिव, 50 बार नेगेटिव होगा। समझ में आ रही बात है? इस ढंग से ये पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव इसमें चलता है। ये पॉजिटिव साइकिल है, ये इसकी नेगेटिव साइकिल है। तो सेम इसकी भी डेफिनेशन है, बस जहां जहां आपने करंट लिखी थी वहां वहां पे ईएमएफ या वोल्टेज लिख लीजिए। द एसी वोल्टेज और ईएमएफ whose magnitude changes with time and direction reverses periodically is known as alternating voltage or EMF. And the expression for alternating voltage, that is the instantaneous value of an alternating voltage, is given by E is equal to E naught sin omega t, and the graph of this is your, यहाँ पे अब E हो जाएगा बेटा, जो y एक्सिस होगी वो E होगी, बिकॉज साइन ग्राफ ऐसा आता है तो सेम वैल्यू आपको प्रोवाइड करेगा। और इसी ढंग से इसी एक्सप्रेशन को, दैट इज द इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ एसी वोल्टेज, कैन आल्सो बी रिटन एज in another expression. That expression is given by E is equal to E naught cos omega t, and the cos graph is your this, यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, E आ जाएगा। तो सेम वही चीज है, आप सेम चीज देख रहे हैं, तो इस चीज को आप देखिए, ठीक है।
तो अभी हमने क्या पढ़ा, अल्टरनेटिंग वोल्टेज पढ़ा और अल्टरनेटिंग करंट पढ़ा। ये क्या है, कैसे काम करते हैं, तो उस चीज के बारे में हमें यहाँ पे जानकारी प्राप्त हुई। ठीक है, अब इसके अंदर ये जो चीजें हैं, ये फ्रीक्वेंसी है, ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, ये टाइम पीरियड है कैपिटल टी, ये हो गया। ठीक है, लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जैसे आपकी डीसी होती है, डीसी एक कांस्टेंट करंट को शो करता है, दैट इज डायरेक्ट करंट को शो करता है, जिसको डायरेक्ट करंट बोलते हैं। डीसी का फुल फॉर्म आपका डायरेक्ट करंट है, वो एक कांस्टेंट वैल्यू को देता है। अल्टरनेटिंग की वैल्यू जो है बार बार चेंज कर रही है, तो जाहिर सी बात है हम इन सारी चेंजेस वैल्यूज पे तो काम नहीं कर सकते, इसलिए हमें एक इसकी मीन वैल्यू भी जो है निकालनी पड़ती है। तो द मीन और एवरेज वैल्यू ऑफ एसी अब हम निकाल रहे हैं। ठीक है, तो मीन और एवरेज वैल्यू ऑफ एसी अब हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, उस चीज को अब हम देख रहे हैं। देखिए जरा, आपने देखो एवरेज निकालना सीखा होगा, एवरेज कैसे निकालते हैं आप, तो आप क्या करते हैं, द सम ऑफ ऑल द डाटा, पूरे डाटा का सम कर लेते हैं, जो भी आपको डेटा दे रखा होता है उस सभी डेटा को और ऐड कर लेते हैं अपॉन टोटल नंबर ऑफ डाटा। जितना भी डेटा का नंबर है उसको कर, जैसे 5 डेटा आपके पास है तो अपॉन 5 हो जाएगा, और उन सभी डेटा को 5 के 5 डेटा को ऐड कर दीजिए, आपकी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, इन द सेम मैनर यहाँ पे भी निकालते हैं। ठीक है, अब कैसे निकालेंगे, तो हम निकाल रहे हैं एवरेज और मीन वैल्यू ऑफ एसी करंट। तो इसमें दो ढंग से एवरेज को निकाला जाता है, एक फुल साइकिल के लिए, एक हाफ साइकिल के लिए। सबसे पहले आई मीन का फॉर्मूला हम डिजाइन कर लेते हैं। कैसे करते हैं देखिए, पहले आप जरा अगर आप ध्यान से देखें, एसी करंट के अभी हमने जो है क्या लिखी थी, एक ये ग्राफ को ड्रॉ किया था, ये करंट को शो कर रहा है, ये टाइम को शो कर रहा है। ठीक है, ठीक है, तो जाहिर सी बात है अगर कोई अल्टरनेटिंग के सिंबल को कैसे दिखाया जाता है, पहले देखिए बेटा, जैसे मान लिया जाए ये एक रजिस्टर है और इसमें एक अल्टरनेटिंग वोल्टेज या करंट आपने अप्लाई कर रखी है, ये लगा दिया आपने, तो यहां से आपने अल्टरनेटिंग करंट आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी अप्लाई कर दी। ठीक है, अब ये करंट इसमें गई, किसी वक्त की करंट है, ये इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ एसी करंट है, आई इज योर इंस्टेंट, बिकॉज वेन एवर टाइम चेंजेस आई चेंजेस, दिस इज योर पीक वैल्यू ऑफ एसी करंट। ये क्या है, आपकी पीक वैल्यू है, आई नॉट क्या है, आपकी पीक वैल्यू है, ये पीक वैल्यू ऑफ एसी है। इन द रिवर्स डायरेक्शन में ये भी क्या है, आपकी पीक वैल्यू दे रहा है, देखो ये पीक वैल्यू है। ठीक है, तो रिवर्स डायरेक्शन में ये पीक वैल्यू है, पॉजिटिव डायरेक्शन में ये पीक वैल्यू है। ठीक है, ये है, तो ये तो कांस्टेंट है, इसकी तो वैल्यू चेंज नहीं होगी। लेकिन करंट किससे बनती है, चार्ज से बनती है। किससे बनती है, चार्ज से। तो चार्ज अगर हमें निकालना हो, तो किसी वक्त का अगर हमें चार्ज निकालना हो, तो कितना चार्ज निकलेगा, चार्ज इज इक्वल टू क्यू इज इक्वल टू कितना होता है, आई इंटू टी होता है। तो यहां पे किसी वक्त की करंट और उस छोटे से समय के लिए वो करंट, तो दैट विल गिव द स्मॉल चार्ज डी क्यू। तो अगर मुझे ईएमएफ निकालना है, ईएमएफ निकालना है, तो सबसे पहले तो मुझे चार्ज, मतलब सॉरी ईएमएफ कह रहा हूं मैं, मीन वैल्यू ऑफ करंट अगर हम मुझे निकालना है, तो मीन वैल्यू ऑफ करंट आई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, चार्ज, टोटल चार्ज, छोटा सा चार्ज डी क्यू, जो छोटा सा चार्ज यहाँ पे है, देखो ये डी क्यू चार्ज है, देखो छोटा सा, इसको समझने की कोशिश कीजिए बेटा, थोड़ा सा समझोगे तो आपको इस फॉर्मूले, ये फॉर्मूला फॉर्मूला कुछ नहीं होता बेटा, ऐसा फॉर्मूला कुछ होता ही नहीं है, सिर्फ एक्सप्रेशंस होते हैं। वो एक्सप्रेशंस जो हैं आपके आपके लॉजिक से बने होते हैं। समझ में आ रही बात है, तो वो लॉजिक कैसे लगा हुआ है उस चीज को देखते हैं। हम मीन का कंसेप्ट ऑलरेडी जानते हैं, वो एवरेज का कंसेप्ट हमारे ब्रेन में ऑलरेडी है, तो हम वही चीज निकाल रहे हैं। मैं भी यहाँ पे देखो, अब आपके सामने उस चीज को ढूंढ के निकालूंगा इसमें से। अगर इस ग्राफ को देखें, तो किसी इंस्टेंट पे ये जो आई करंट है, उस वक्त समय कितना है, dt है, ये dt समय है यहाँ पे। ठीक है, तो इस छोटे से सेक्शन पे कितना चार्ज होगा, dq होगा। ठीक है, ये dq चार्ज आ गया, तो इस dq चार्ज की जो वैल्यू होगी वो कितना हो जाएगी, आई, दैट इज उस इंस्टेंट की करंट इनटू dt। इतना ही तो होगा भाई, अगर आप उसको निकालना चाहें तो। अब लेकिन मुझे पूरा चाहिए, तो कैसे करूंगा, इंटीग्रेट कर दूंगा। समझ में आ रही बात है, ये इंटीग्रेट कर दिया,
किस डेटा के रेस्पेक्ट में निकाल रहे हैं हम, क्योंकि मुझे तो आई मीन चाहिए। तो आई मीन इज इक्वल टू टोटल चार्ज, पूरा टोटल करना पड़ेगा, क्योंकि अगर मैं डी क्यू लिख दूं तो चलेगा नहीं। टोटल चार्ज अपॉन टोटल टाइम, तो ये मीन आ गया। तो टोटल चार्ज कितना निकला देखो, ये टोटल चार्ज डी क्यू कितना था, डी क्यू की वैल्यू कितनी थी, आई डी टी, और ये आ गया। तो हमारा फॉर्मूला क्या बन गया देखो, ये आई मीन का फॉर्मूला ये बन गया। तो अब इसको याद रखना है आपको, ठीक है। तो अब मैं मीन वैल्यू ऑफ एसी निकाल रहा हूं हाफ साइकिल के लिए। हाफ साइकिल के लिए क्यों निकाल रहा हूं, फुल साइकिल के लिए क्यों नहीं निकाल रहा हूं, पहले आपको दिखा के। तो अभी मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा, लेकिन पहले मैं हाफ साइकिल के लिए निकाल लेता हूं, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आप लोगों को अब याद रखना है। मीन निकाला, कैसे निकाला मैंने, तो इस चीज को आपको याद रखना है, ठीक है। तो mean value of AC current for half cycle। तो आधी साइकिल के लिए निकालना है। तो आई हम तो जानते हैं इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ एसी करंट कितना होता है, वो इतना होता है बेटा, आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। अभी मैंने ग्राफ बनाया था, उसमें बताया था आपको, एक सर्किट बना के दिखाया था। ये आपकी सर्किट है और ये आपका एसी का सिंबल है, ऐसे कर देंगे तो ये एसी का सिंबल हो गया। तो इंस्टेंटेनियस वैल्यू कितनी लगी थी, आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, इस रजिस्टर में लगी थी, ठीक है। ये आई वैल्यू जा रही है, ठीक है। तो ये मैंने यहाँ पे लिख लिया आपका, ठीक है। तो मुझे मीन चाहिए, तो आई मीन कितना होगा बेटा, किसके लिए, हाफ साइकिल के लिए। हाफ साइकिल के लिए निकाल रहा हूं बेटा, ये देखो लिखा हुआ है मीन वैल्यू ऑफ एसी दैट इज अल्टरनेटिंग करंट फॉर हाफ साइकिल, आधे साइकिल के लिए, ठीक है। तो हमारा फॉर्मूला क्या था, आई डी टी अपॉन आई डी टी अपॉन इंटीग्रेशन डी टी, ऐसा निकला था। लेकिन मुझे हाफ साइकिल के लिए निकालना है, तो हाफ साइकिल के लिए देखो यहां से यहां तक पूरा समय टी है, तो हाफ साइकिल तो ये है बेटा, देखो यहां से लेके ये पूरी ये क्या है, हाफ साइकिल है। तो यहां पे तक कितना है, टी हाफ समय है। तो मैं कितना ले लूंगा, 0 से t/2 तक इसको इंटीग्रेट करूंगा। तो ऑब्वियस बात है मुझे समय भी आधा लेना पड़ेगा, 0 से लेके टी तक, ठीक है। अब देखियो जरा, इंटीग्रेशन ऑफ डी टी 0 to t/2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, t ऐसा आएगा 0 to t/2, ठीक है। मैं यहां पे करके दिखा दे रहा हूं आपको बेटा, ठीक है। ये देखो 0 to t/2 इज इक्वल टू क्या जाएगा, t/2 माइनस 0 डेट इज t। इसका वैल्यू कितना है आपका, t है, बाई 2 है, ठीक है। तो यानी कि इसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, t/2, t/2, और ये 1 ऊपर हो गया इसके, ठीक है। इंटीग्रेशन आई, इन प्लेस ऑफ आई यू कैन पुट दिस वैल्यू दैट इज 0 to t हाफ आई नॉट साइन ओमेगा टी डी टी, ये आ गया आपका। अब जरा ध्यान से देखते हैं, आई नॉट क्या है, पीक वैल्यू है। ये तो एक कांस्टेंट वैल्यू होगी, कोई भी होगी पीक में, कुछ भी वैल्यू होगी, लेकिन होगी तो कांस्टेंट। तो इंटीग्रेशन से बाहर निकल जाएगा, ये 2 पर आ जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, आई मीन, आई मीन बराबर कितना हो जाएगा बेटा, 2/t। इसको करते हैं, देखो ये आई नॉट बाहर निकाल दिया, तो साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, कॉस होता है बेटा, कॉस ओमेगा टी। लेकिन ओमेगा भी है इसके साथ, तो वो ओमेगा डाउन में आ जाएगा, लेकिन नेगेटिव होता है इसमें, तो माइनस आ गया। तो कितना हो जाएगा, 0 to t/2। ऐसा क्यों लिखा, बिकॉज इंटीग्रेशन ऑफ साइन ओमेगा टी डी टी इज इक्वल टू माइनस ऑफ कॉस ओमेगा टी अपॉन ओमेगा। 0 to t/2 था इसकी वैल्यू, तो 0 to t ये रख दिया, ठीक है। ये ओमेगा हम बाहर रख सकते हैं, तो हम बाहर रख लेंगे इसको। तो जरा देखते हैं, आई मीन, अब मैं निकाल रहा हूं आई मीन, ठीक है। तो आई मीन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस ऑफ 2 आई नॉट अपॉन टी
ये कॉस ओमेगा टी है, ठीक है, और ये ओमेगा ही मैंने बाहर रख लिया, ठीक है, मल्टीप्लाई हो रहा है ना इससे, देखिए कॉस ओमेगा, इन प्लेस ऑफ टी यू हैव टू पुट t/2 माइनस कॉस, ये फिर t की जगह क्या रखना है, 0 रखना है, तो कॉस 0 0 रखूंगा तो 0 हो जाएगा, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं, तो इसको अगर मैं सॉल्व करूं, देखो जरा, माइनस ऑफ 2i0 अपॉन टी ओमेगा इज इनटू, देखो हमारे पास ओमेगा टी इज इक्वल टू कितना था, 2 पाई अपॉन कैपिटल टी था। अगर मैं ओमेगा की जगह 2 पाई अपॉन टी रखूंगा तो 2 से 2 कट जाएगा, टी से टी कट जाएगा, तो सिर्फ पाई बचेगा, कितना बचेगा, कॉस पाई, ठीक है, और कॉस 0 कितना होता है, 1 होता है, तो 1 रख दिया, ठीक है। अब इसको अगर हम सॉल्व करें, तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी, जरा उस वैल्यू को अगर हम ध्यान से देखें, तो आई मीन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस ऑफ 2i0 अपॉन टी ओमेगा। अब देखो कॉस पाई इज इक्वल टू कितना होता है, -1 होता है, तो ये -1 है, ये भी -1 है, दैट इज -2, ये -1 वो -1, तो -2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, -2, और -2 आ गया, ठीक है। तो ये हमारे पास चीजें आ गई। अब जरा ध्यान से देखो, ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 4i0 अपॉन टी, ओमेगा कितना है बेटा, 2 पाई अपॉन कैपिटल टी, देखो ये 2 पाई अपॉन कैपिटल टी, तो इसकी वैल्यू रख देते हैं 2 पाई अपॉन कैपिटल टी कैंसिल, 2 2 जा 4, जो बचा है उसको लिखते हैं, तो कितना हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ i0 अपॉन पाई, ये पाई आ गया। तो आई मीन कितना है, देखो जरा, 2i0 upon pi. This is the value of एवरेज वैल्यू ऑफ एसी करंट फॉर हाफ साइकिल। इसको अगर इससे सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 0.637 i0, ये आ गया। कर ये पाई की वैल्यू रख देंगे 3.14, तो सॉल्व करेंगे 0.6366 आता है बेटा, तो मैंने 7 ले लिया, प्लेस वैल्यू ले ली, तो 0.637 आ गया, ठीक है। तो अब हमें क्या पता चला, तो अगर हम ध्यान से सोचें इस चीज को, तो हमें क्या पता चल रहा है, अगर हम ध्यान से देखें कि जो मीन वैल्यू ऑफ एसी आ रही है वो पीक वैल्यू की 63% होगी आधी साइकिल के लिए, हाफ साइकिल के लिए कितनी होगी, 63% होगी, दैट इज मीन वैल्यू of AC is 63.7% of its peak value, यानी कि पीक वैल्यू का क्या हो गया, 63.7% होगी, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात हमें पता चली। अब अगर हम ध्यान से देखें, इसकी अगली हाफ साइकिल के लिए निकालेंगे, ये तो पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए निकाला, मीन वैल्यू ऑफ एसी करंट फॉर हाफ साइकिल, आप पॉजिटिव के लिए निकाला तो पॉजिटिव वैल्यू आ गई, नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए, क्योंकि ये आधी साइकिल है, ये आधी साइकिल है, तो अगर हम फॉर नेगेटिव हाफ साइकिल के, तो ये पॉजिटिव हाफ साइकिल, ये किसके लिए है, आपका पॉजिटिव हाफ साइकिल, या सिंपली हाफ साइकिल इसलिए लिखा हुआ है बेटा मैंने, क्योंकि हाफ साइकिल के लिए ही देखेंगे, क्योंकि हाफ के लिए इसके लिए भी निकालोगे उतनी वैल्यू आएगी, इसके लिए भी उतनी आएगी, लेकिन ये नेगेटिव दिशा में है, तो फॉर नेगेटिव हाफ साइकिल, फॉर नेगेटिव हाफ साइकिल आई मीन इज इक्वल टू माइनस ऑफ कितना हो जाएगा, 0.637 ऑफ i0, नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए माइनस में आ जाएगा, तो फॉर फुल साइकिल के लिए क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। देखो जितना नेगेटिव है उतना ही क्या है, पॉजिटिव है, उतना ही क्या है,
पॉजिटिव वैल्यू है। देखिए आई मीन की वैल्यू पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए इतनी है, नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए इतनी है। अगर आप इसको वोल्टेज के लिए करना है तो वोल्टेज के लिए यहां पे V आ जाएगा बेटा, V dt अपॉन टी आ जाएगा। फॉर वोल्टेज निकालना है, अगर आपको वोल्टेज कैलकुलेट करना है तो फॉर मीन वैल्यू ऑफ एसी वोल्टेज फॉर हाफ साइकिल अगर निकालना है तो आप देखना इसको, तो V मीन इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, V dt, यहां देखो V dt, यानी कि V dt क्या है, हम यहां पे E से दिखा रहे हैं उसको, तो E मीन इज इक्वल टू E dt अपॉन इंटीग्रेशन dt 0 टू t बाई 2, और ये कितना हो जाएगा, इंटीग्रेशन 0 टू t बाई 2, ऐसा आ जाएगा। तो E की वैल्यू कितना है, E नॉट साइन ओमेगा टी, इसको रखोगे तो सेम वैल्यू आएगी, बस ये चेंज हो जाएगा। ठीक है, अभी मैं आपको इसको दिखाता हूं। ठीक है, सेम चीजें आएंगी, कोई भी चीज नहीं चेंज होगी। जब इसको सॉल्व करोगे आप तो ये कितनी आ जाएगी वैल्यू, अब देखिए उसको जरा। अगर आप मीन निकालना चाह रहे हैं किसका, फॉर वोल्टेज, एसी वोल्टेज फॉर हाफ साइकिल, हाफ साइकिल के निकालते तो ये फॉर्मूला है आपका, देखो ये लिखा हुआ है, वही है। देखो आई की जगह क्या आ गया, ई आ गया। ठीक है, तो आप जब इसको सॉल्व करोगे तो ई मीन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, सेम फॉर्मूला आएगा, सेम चीज आएगी। तो 2 यहां पे आ जाएगा ई नॉट अपॉन पाई, इसको सॉल्व करेंगे आप तो 0.637 ऑफ ई नॉट, तो आप सेम लिख सकते हैं कि दैट इज 63.7% ऑफ ई नॉट। ई नॉट का जो है 63.7, और फॉर फुल साइकिल, फॉर फुल साइकिल कितना हो जाएगा, जितना हाफ आया, कितना आया पॉजिटिव में आया, तो 0.637 ई नॉट माइनस, दोनों को जोड़ दोगे, इसको जोड़ोगे पॉजिटिव माइनस दिस, दैट इज 0.637 ई नॉट, दैट इज 0। तो फुल साइकिल के लिए 0 आ जाएगी। इस सेम मैनर करंट को भी निकालना चाहोगे फॉर फुल साइकिल, फॉर फुल साइकिल, फुल साइकिल तो कितना हो जाएगा, 0.637 आई नॉट माइनस 0.637 आई नॉट विच इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो मैं इसको ऐसे भी प्रूव करके दिखा देता हूं आपको। ठीक है, फुल साइकिल के लिए निकालते हैं। आप देखिए, तो जैसे मैंने इसका हाफ साइकिल पॉजिटिव था तो दूसरा निकालेंगे तो नेगेटिव आएगा। अभी आप दूसरे ढंग से भी करके देख लेते हैं, अगर आपको डाउट हो तो दूसरे ढंग से भी करके देख लेते हैं। तो लेकिन इसको याद रखना है बेटा आपको, मीन वैल्यू ऑफ एसी करंट फॉर हाफ साइकिल इज योर 6.637 ऑफ आई नॉट। ठीक है, इन द सेम मैनर मीन वैल्यू ऑफ एसी वोल्टेज फॉर हाफ साइकिल इज योर 0.637 ऑफ ई नॉट। कभी कभार पूछ लेता है कितना परसेंट होता है अपनी पीक वैल्यू का, तो 63.7% होता है आइदर वोल्टेज और ए करंट। ठीक है, फॉर हाफ साइकिल। तो मीन वैल्यू ऑफ एसी की करंट अब हम निकालते हैं फॉर फुल साइकिल। अब देखो फुल साइकिल के लिए, अब मैंने यहाँ पे प्रूव करके भी आपको दिखाया कि वो 0 है, लेकिन अगर आपको डाउट होता है, कहते हैं कि जैसे मान लिया जाए यार सर जो है कुछ ऐसे कह रहे होंगे, ये तो जबरदस्ती है कि पॉजिटिव निकाल दिया, एक नेगेटिव निकाल दिया, और ऐसे करके कर रहे हैं। आप निकाल के देख लेना, वो नेगेटिव ही आएगा, लेकिन मैं आप इसको दूसरे ढंग से करके दिखा रहा हूं आपको। फॉर फुल साइकिल, फॉर फुल साइकिल, फुल साइकिल के लिए निकाल रहे हो देखो, तो आई मीन फॉर फुल साइकिल है, देखो यहां लिखा हुआ है मीन वैल्यू ऑफ एसी करंट फॉर फुल साइकिल। तो अगेन वही फॉर्मूला लिख लिया, आई डी टी अपॉन कितना हो जाएगा 0 टू टी। अब यहाँ पे लिमिट क्या लग जाएगी, 0 टू टी। फुल साइकिल के लिए समय कितना है, देखो टाइम इंटरवल कितना है, 0 टू कैपिटल टी, तो ये रख दिया डी टी। इंटीग्रेशन ऑफ डी टी क्या होगा, टी होगा, तो हम इसको टी लिख लेंगे, तो ये कितना आ जाएगा देखो 1/t। और ये आई की वैल्यू कितनी है, आई कितना है बेटा, इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ एसी करंट इज योर आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। तो इन प्लेस ऑफ दिस यू कैन पुट आई नॉट साइन ओमेगा
टी और ये डी टी तो अपनी जगह पे है, 0 टू कैपिटल टी। अब इसको जरा देखो, ये तो कांस्टेंट वैल्यू है, दैट इज पीक वैल्यू ऑफ एसी, कुछ ना कुछ तो कांस्टेंट रही होगी ये, ठीक है, कुछ ना कुछ जो भी वैल्यू होगी लेकिन कांस्टेंट होगी। तो इंटीग्रेशन ऑफ साइन क्या होता है, माइनस ऑफ कॉस ओमेगा टी, और इसमें ओमेगा भी आता है, तो ये हो गया, तो 0 टू टी। अब इसको सॉल्व करते हैं, जरा देख लेते हैं क्या आता है, ठीक है। तो अगर हम इसको सॉल्व करें तो आई मीन फॉर फुल साइकिल तो कितना हो जाएगा, माइनस ऑफ आई नॉट अपॉन टी ओमेगा, ये अपनी जगह पे है, ये टी की वैल्यू को इधर पे रखना है, तो कितना हो जाएगा कॉस ओमेगा कितना है 2 पाई अपॉन कैपिटल टी होता है, मैंने अभी बताया था आपको, वो लिखा हुआ देखो, और वैल्यू टी की जगह क्या रखना है, कैपिटल टी, ये टी आ गया माइनस कॉस 0, क्योंकि ये 0 यहाँ पर रखूंगा तो ये 0 कर देगा, कॉस 0 हो जाएगा, ठीक है, टी से टी कैंसिल, कॉस 2 पाई, कॉस 2 पाई कितना होता है देखो जरा, 1 होता है, कितना होता है बेटा 1, कॉस 2 पाई कितना होता है 1 होता है, तो ये भी 1, ये -1 आ गया, तो माइनस ऑफ आई नॉट अपॉन टी ओमेगा 1 माइनस 1 दैट इज 0 हो गया। तो एवरेज वैल्यू ऑफ एसी करंट फॉर फुल साइकिल is 0. Similarly, for average value of AC voltage or EMF for full cycle is your 0. Sometimes 1 mark से क्वेश्चन में CBSE में आ जाता है कि what is the value of AC current for average value of AC current or voltage for full cycle, तो आप इसका आंसर आप बड़े आसानी से लिख सकते हैं। अगेन पूछ सकता है what is the value of AC current for half cycle, half cycle का what is the average value of AC current for half cycle, तो हाफ साइकिल के लिए कितना होता है बेटा 0.637 ऑफ आई नॉट दैट इज पीक वैल्यू, ठीक है, दैट इज 63.7% ऑफ पीक वैल्यू, जो भी पीक वैल्यू उस वक्त की होगी उसकी पीक वैल्यू होगी उसका होगा। तो एक बात यहाँ पे हमें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात पता चल रही है, करंट चल रही है, फुल साइकिल के लिए भी निकाल रहे हैं, तो फुल साइकिल के लिए 0 हो जा रहा है, तो हम ये तो कैलकुलेशन जो हम कर रहे हैं, जो मीन निकाल रहे हैं, क्या ये वास्तव में सही ढंग से मीन निकला हुआ है, यहाँ पे एक प्रश्न है। मीन तो हमने कंसेप्ट मीन का एकदम एग्जैक्ट सही लगाया, लेकिन ये कैलकुलेशन ऑफ एसी करंट जो है प्रॉपर नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि स्टिल उसमें करंट है बेटा, रन कर रही है, और इस आपके पास वैल्यू क्या आ जा रही है, मीन एवरेज वैल्यू उसकी 0 आ रही है। इट मींस ये जो कैलकुलेशन का तरीका है ये वैसा वो एसी के लिए प्रॉपर नहीं है, ऑल्दो ये एक तरीका ठीक है, बट एसी को कैलकुलेट करने के लिए प्रॉपर नहीं है, क्योंकि एसी का आधा साइकिल पॉजिटिव जा रहा है, आधा साइकिल नेगेटिव जा रहा है। तो इसको इससे बचने के लिए हम एक नया तरीका निकालते हैं, और वही मेन वैल्यू होती है एसी को कैलकुलेट करने की, जिसको आरएमएस वैल्यू ऑफ क्या बोलते हैं, एसी करंट और वोल्टेज बोलते हैं। अब ये आरएमएस है क्या, देखिए कायदे में इसकी डेफिनेशन तो बिल्कुल अलग है, बोलने का तरीका अलग है, लेकिन हम ऐसा कर क्यों रहे हैं ये मुख्य बात है, सोचने वाली बात है। सोचने वाली बात क्या है, देखिए जरा, अगर हम इसके ग्राफ को देखें, एसी करंट के या वोल्टेज के ग्राफ को देखें, तो ये इसकी पीक वैल्यू हो गई, ये करंट को शो कर रहा है, ये पीक वैल्यू है, इन द सेम मैनर ये टाइम और करंट के बीच में जो है ग्राफ है, इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट किसी वक्त प्रोवाइड कर रहा है। समस्या ये थी इसके मीन को निकालने में कि जितना ये पॉजिटिव था उतना ही क्या था, नेगेटिव था, इसलिए जब हम इस डेटा को जोड़ रहे थे तो पॉजिटिव नेगेटिव मिलके क्या बना दे रहा था, 0 बना दे रहा था फुल साइकिल के लिए, ठीक है। इससे बचने के लिए, ऐसे मीन को निकालने के लिए, ऐसे मीन को अगर आपने कभी जो है स्टैटिस्टिक्स जो है प्रॉपरली पढ़ी हो तो पीछे, तो हम क्या करते हैं, स्क्वायर वैल्यूज लेते हैं, फिर देन मीन निकालते हैं। स्क्वायर क्यों कर देते हैं, स्क्वायर इसलिए करते हैं ताकि वो नेगेटिव पार्ट भी क्या हो जाए, इसका पॉजिटिव हो जाए, देन उसका मीन निकालते हैं। तो इसीलिए हम क्या निकाल रहे हैं, आरएमएस वैल्यू निकाल रहे हैं, आरएमएस, आर का मतलब क्या होता है, रूट मीन स्क्वायर। इट मीन्स फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू स्क्वायर द वैल्यू ऑफ द करंट और वोल्टेज, ठीक है ना, देन वी हैव टू टेक द मीन ऑफ दैट पर्टिकुलर क्वांटिटी, ठीक है ना, ठीक है। अब स्क्वायर कर दिया तो हमें तो स्क्वायर वैल्यू प्राप्त होगी। अब इसका मैं स्क्वायर मीन निकालूंगा, ये मीन निकाल दिया, मान लीजिए एन से डिवाइड कर दिया मैंने इसको, ठीक है। देखो आपका मीन का फॉर्मूला देखिए क्या था, ऐसा था, यहाँ ध्यान से देखिए, और फिर मैं इसका बेसिक डेफिनेशन बताऊंगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, ठीक है, वो उससे मैच करता है, ठीक है। देखो क्या करते हैं, सबसे पहले हम जो हमारा फॉर्मूला पुराना क्या था, आई डी टी अपॉन ऐसे था, इंटीग्रेशन डी टी, ये आई मीन दे दिया था, जो कि नॉर्मल मीन था, आपने इससे पहले निकाला सका। अब हमें क्या करना है, स्क्वायर देन
मीन लेना है, फिर उसका रूट लेंगे। तो देखो यहां भी स्क्वायर कर दिया और यहां भी स्क्वायर कर दिया, तो ये उसका फॉर्मूला हो जाएगा बेटा। और इसका अगर मीन लूंगा, इसका रूट ले लूंगा, देन मुझे क्या मिलेगा, वो मीन मिलेगा, क्योंकि अभी तो मुझे स्क्वायर स्क्वायर मीन निकाला मैंने, ये मीन स्क्वायर का मैंने स्क्वायर मीन निकाला, फिर उसका रूट ले लूंगा तो सिर्फ क्या मिलेगा। तो ये उसका फॉर्मूला होता है बेटा, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू कैलकुलेट द स्क्वायर मीन, ठीक है, ये स्क्वायर मीन निकल गया। देन वी हैव टू टेक द रूट ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वांटिटी। तो अब हम निकाल रहे हैं रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ एसी करंट। तो अब हम निकाल रहे हैं रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ एसी करंट। तो अब हम यहां पे निकालेंगे रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ एसी करंट, ठीक है। तो वही रूट मीन निकाल रहे हैं, तो मीन लिख दिया मैंने, लेकिन ये मीन क्या है, स्क्वायर मीन है, तो स्क्वायर लगा दिया। तो इंटीग्रेशन फॉर फुल साइकिल निकालेंगे बेटा, क्योंकि यहां पे तो अब हमने स्क्वायर कर दिया, तो कोई घबराने वाली बात नहीं है। तो 0 टू टी आई स्क्वायर डी टी अपॉन इंटीग्रेशन डी टी। आई की वैल्यू क्या है देखिए जरा, 0 टू टी है, तो पहले आई की वैल्यू इसमें 0 से 2 तक इंटीग्रेट हो रहा है। आई की वैल्यू कितनी है बेटा, जरा ध्यान से देखें। तो आई इज इक्वल टू द इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ एसी करंट इज गिवन बाय आई नॉट साइन ओमेगा टी। सो इन प्लेस ऑफ दिस, in this place of this you can put this value। इसका इंटीग्रेशन करोगे तो टी आएगा, उसमें रूट वैल्यू रखोगे तो यानी कि कैपिटल टी आ जाएगा, दैट इज 1/t, वेयर टी इज योर टाइम पीरियड ऑफ एसी। एसी का टाइम पीरियड है, तो ये कितना है, इसकी वैल्यू रख देंगे तो कितना हो जाएगा, आई नॉट साइन ओमेगा टी का होल स्क्वायर डी टी, ठीक है। अब देखो ये आई नॉट है, इसको बाहर निकालेंगे, तो ये आई मीन स्क्वायर आ रहा है बेटा, मीन का स्क्वायर है ये, ठीक है। अब इसको करते हैं, तो 1/t ये हो गया। इसका आई नॉट जो है कांस्टेंट है, तो उसको मैंने बाहर निकाल दिया, देखो ये बाहर निकाल दिया आई नॉट को, ठीक है। इस आई नॉट को मैंने बाहर निकाल दिया स्क्वायर में, ठीक है। ये स्क्वायर देखो अंदर कितना बच गया, साइन स्क्वायर ओमेगा टी इंटीग्रेशन 0 टू टी डी टी। एक फॉर्मूला होता है बेटा, ध्यान से देखना उस फॉर्मूले को। उस फॉर्मूले को यदि आप ध्यान से देखें, ट्रिग्नोमेट्री का एक फॉर्मूला है, आप में से बहुत लोगों ने पढ़ा होगा उसको। तो हम पढ़ते हैं साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन 2। यहां पे का जो एंगल होता है उसका दोगुना एंगल यहां पे होता है बेटा, ठीक है, ध्यान रखना। तो अभी ये इंटीग्रेबल नहीं है, क्योंकि साइन स्क्वायर का इंटीग्रेशन निकालना बड़ा मुश्किल होता है, ठीक है। इसके लिए हमने इस फॉर्मूले का क्या किया, यूज किया, ठीक है। तो अब देखिए मैं इसका यूज कर रहा हूं, तो आई मीन इज इक्वल टू, जरा देखिए, आई नॉट स्क्वायर अपॉन टी, इसकी जगह पे क्या लिख दिया, 1 माइनस कॉस, इसका थीटा क्या है, ओमेगा टी है, इसमें थीटा था, देखो ये थीटा की जगह ओमेगा टी है यहाँ पे, तो 2 टाइम्स ऑफ ओमेगा टी अपॉन 2। ये इंटीग्रेशन 0 टू टी लग गया और ये डी टी आ गया, ठीक है बेटा। अब हम आगे देख रहे हैं, देखिए जरा इससे आगे क्या होगा, ठीक है। इससे आगे मैं यहां पे करता हूं बेटा, ठीक है। इस स्पेस को बना लेते हैं थोड़ा सा यहां पे, ठीक है। अब यहां पे इससे आगे क्या स्टेप होगा, जरा ध्यान से देखो। आई मीन इज इक्वल टू, स्क्वायर है बेटा, मीन का स्क्वायर है बेटा ये, ठीक है। देखो ऊपर लगा हुआ है, आई मीन स्क्वायर इज इक्वल टू आई नॉट स्क्वायर अपॉन टी। ये 2 भी आ रहा है, देखो नीचे देखो 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2t, ठीक है, इनटू ये देखो ये dt अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है, इंटीग्रेशन भी अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये करली ब्रैकेट इंटीग्रेशन dt 0 टू t, ठीक है, माइनस इंटीग्रेशन 0 टू t cos 2 ओमेगा t। अब इसको करते हैं इंटीग्रेशन, तो आई मीन स्क्वायर इज इक्वल टू आई नॉट स्क्वायर
अपॉन 2t, ये अपनी जगह पे है। अगर हम इस चीज को जरा ध्यान से देखें तो ये t हो जाएगा और इसकी वैल्यू भी रख दें तो t माइनस 0, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये आ गया माइनस। इसको देखते हैं तो कॉस को अगर रखेंगे तो कॉस को क्या, कॉस का इंटीग्रेशन क्या होगा, साइन ओमेगा टी अपॉन ओमेगा टी, ओमेगा सॉरी 0 टू t, ठीक है। ये कर्ली ब्रैकेट क्लोज। एक बार इसको रखेंगे एक बार इसको रखेंगे, ठीक है। तो रख के देख लेते हैं बेटा। तो आई नॉट स्क्वायर अपॉन 2t, ये आई मीन स्क्वायर, ये आ गया। अभी ध्यान से देखिए, ये t अपनी जगह पे है माइनस, एक बार अपर लिमिट रखते हैं तो साइन, ये 1/ओमेगा मैंने बाहर रख लिया बेटा, ठीक है। इसके इस ब्रैकेट के बाहर रख दिया, देखो ये ब्रैकेट के बाहर 1/ओमेगा रख दिया। अब इसको रखते हैं तो ओमेगा की वैल्यू भी रख देते हैं, वो कितनी होती है 2 पाई अपॉन कैपिटल टी इंटू, और ये इस टी की जगह कैपिटल टी रखा, अपर लिमिट माइनस साइन 0, साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है 0 होती है, ठीक है। तो ये तो 0 हो गया, ये टी से टी कैंसिल, साइन 2 पाई, साइन 2 पाई की वैल्यू भी 0 होती है, यानी कि ये भी 0 ये भी 0, 0 0 का माइनस 0 हो जाएगा। तो ये पूरी क्वांटिटी यहाँ से ये माइनस के बाद वाली क्वांटिटी जो है 0 हो जाएगी ना। अब एक बात हमेशा याद रखना, इंटीग्रेशन कभी भी जो है किसी पीरियोडिक फंक्शन का कर रही हो फुल साइकिल के लिए तो वो 0 हो जाएगा। देखो ये कॉस फंक्शन एक पीरियोडिक फंक्शन है, फुल साइकिल के लिए इंटीग्रेशन आप डायरेक्ट आंख बंद करके 0 रख सकते हो। साइन भी होता है यहाँ पे, उसका फुल साइकिल के लिए करते हैं तो 0 हो जाता है, ठीक है। अब मेरे को तो दिखाना था यहाँ पे आपको करके, तभी मैंने ऐसा किया। तो आई मीन स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, आई नॉट स्क्वायर अपॉन 2 इंटू टी, टी से टी कैंसिल, तो यानी कितना बचा आपका, आई नॉट स्क्वायर अपॉन 2, ये बच गया। तो हमने क्या कर दिया, स्क्वायर मीन ले लिया, स्क्वायर, ये देखो स्क्वायर मीन ले लिया। अब क्या लेना पड़ेगा, इसका रूट। क्यों हमने स्क्वायर मीन निकाला है, ना कि रूट मीन स्क्वायर निकाला है, समझ में आ रही बात है। तो ये स्क्वायर मीन निकला है, अब इसका रूट लेना है, तो देन दैट वैल्यू इज कॉल्ड रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। तो इट मीन्स आई आर एम एस रूट मीन स्क्वायर वैल्यू इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ मीन, दैट इज आई मीन इज का रूट। तो आई मीन कितना है, ये है आपका आई नॉट अपॉन 2, तो कितना हो जाएगा, आई नॉट स्क्वायर अपॉन 2 आई आर एम एस, ठीक है, विच इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, आई नॉट अपॉन अंडर रूट 2। तो सो द फॉर्मूला फॉर आर एम एस वैल्यू ऑफ एसी करंट इज योर, कितना हो जाएगा, यहां पे लिख रहा हूं, वो नीचे भी लिखा हुआ है, यहां पे लिख देता हूं बेटा, आई आर एम एस इज इक्वल टू आई नॉट अपॉन अंडर रूट 2। दिस इज द मीन वैल्यू ऑफ एसी करंट फॉर क्या, full cycle, that is the RMS value of AC current for full cycle है, ठीक है। और वो RMS वैल्यू है तो फुल साइकिल के लिए ही होगी, ठीक है। इसको और सॉल्व करेंगे तो आई आर एम एस इज इक्वल टू, इसको जब डिवाइड करोगे तो 0.707 आई नॉट, क्या पता चला यहां से आपको, दैट इज 70% ऑफ आई नॉट, कितना है आपका RMS वैल्यू ऑफ AC करंट, ठीक है, इज RMS value of AC current is 70.7% of I नॉट। जैसे मान लिया जाए I नॉट जो है आपको 100 एम्पियर दे रही है, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ RMS वैल्यू ऑफ AC करंट, तो आप क्या कहेंगे 70.7 एम्पियर। समझ में आ रही बात है, ये बात सभी को समझ में आ रही है। जैसे आपसे पूछा गया है 10 एम्पियर जो है आपकी क्या है, पीक वैल्यू ऑफ एसी करंट है, ठीक है। तो आपसे बोला गया कि आप बता दीजिए कि उसकी आरएमएस वैल्यू कितनी होगी, तो कितनी होगी 7.07%, ठीक है। 10 बोला ना, 10 100 एम्पियर अगर पीक वैल्यू है किसी एसी की, 100 एम्पियर जो है पीक वैल्यू ऑफ एसी करंट है यदि, तो उसकी आरएमएस वैल्यू कितनी हो जाएगी 70.7, बिकॉज क्योंकि ये देखो लिखा हुआ है, यहाँ से पता चला है 70.7% ऑफ आई नॉट। सिमिलरली आप क्या निकाल सकते हैं, ईएमएफ के लिए भी निकाल सकते हैं। तो ईएमएफ के लिए क्या फॉर्मूला हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका ई मीन स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 0 to t/2
ये आ गया, और ये हो जाएगा ई स्क्वायर डी टी अपॉन इंटीग्रेशन 0 to t dt। इन प्लेस ऑफ दिस यू हैव टू पुट ई स्क्वायर। ठीक है, तो ये तो आपका आ गया। ठीक है, अब मुख्य बात आपको दिमाग में, जब इसको सॉल्व करेंगे तो सेम वैल्यू आपको प्रोवाइड करेगा। ठीक है, सेम वैल्यू प्रोवाइड करेगा। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एसी वोल्टेज, दैट इज द आरएमएस वैल्यू ऑफ एसी वोल्टेज पूछता है आपसे। तो ई आरएमएस रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ एसी वोल्टेज इज योर अगेन सेम ई नॉट अपॉन अंडर रूट 2। तो ये आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, और एक ये याद रखना है आरएमएस वैल्यू ऑफ एसी करंट क्या होती है, आरएमएस वैल्यू ऑफ एसी वोल्टेज क्या होती है। तो अगेन ई आरएमएस इज इक्वल टू 0.707 ऑफ ई नॉट होती है। बच्चा सोचता है यार डीसी पढ़ रहे थे तो बड़ा मजा आ रहा था डीसी पढ़ने में, एसी पढ़ने में ऐसा क्यों महसूस हो रहा है। एसी के साथ समस्या ये है बेटा, एसी अपनी साइकिल को चेंज करती है। ठीक है, बार बार बदलती है वो। ठीक है, रिवर्स करती है अपनी दिशा को। ठीक है, और मैग्नीट्यूड बार बार चेंज कर रही है। तो जाहिर सी बात है आप किसी एक पर्टिकुलर वैल्यू पे को तभी आप कंसिडर कर सकते हो जब वो एवरेज वैल्यू हो। तो इसकी एवरेज वैल्यू को ही हम जो है आरएमएस वैल्यू कहते हैं। ठीक है, जो इससे पहले हमने मीन निकाला था वो सिर्फ ये जानकारी के लिए निकाला था कि वो मीन जो है हम जो निकाल रहे हैं एसी वैल्यू का वो प्रॉपर मीन नहीं है। ठीक है, लेकिन फिर भी उससे प्रश्न पूछे जाते हैं, क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो आप उस वैल्यू को भी याद रखें। ठीक है, अभी मैंने आपसे इससे पहले बोला था कि जब मैं आरएमएस वैल्यू निकाल रहा हूं तो अभी मैं नॉर्मल तरीके से निकाल के दिखाया, जो एवरेज का फॉर्मूला लगाया वो निकाला। लेकिन कायदे में आरएमएस वैल्यू को डिफाइन कैसे करेंगे, आरएमएस वैल्यू ऑफ एसी करंट होती क्या है, इस चीज को जानने का प्रयत्न करते हैं। ठीक है, ये होता क्या है कायदे में। अभी तक हम किससे वाकिफ थे, डीसी से वाकिफ थे, डीसी करंट से वाकिफ थे, क्योंकि हमारा कोई भी डायग्राम आ रहा था तो वहां पे जो है एक बैटरी लग जा रही थी, एंड बैटरी इज ए कांस्टेंट सोर्स। ठीक है, और वो एक कांस्टेंट सोर्स है, एंड दैट पर्टिकुलर सोर्स विल प्रोवाइड ए डीसी करंट और डीसी वोल्टेज। वो सब डीसी वोल्टेज था या डीसी करंट था। तो अब हम इसको कैसे करेंगे, तो इसके लिए बड़ा अच्छा सोचा, और वो आप भी जानते हैं बहुत बेहतर कैसे। मान लिया जाए अभी तक हम डीसी में काम कर रहे थे, देखो तो मान लीजिए एक रेजिस्टेंस है, हम जानते हैं जब भी करंट जाती है किसी जो है रेजिस्टेंस में तो उसमें हीटिंग इफेक्ट होता है। हमने जिसको पढ़ा था जूल हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट में, आप लोग इससे वाकिफ होंगे। तो जब तक हमारे पास डीसी है, जैसे एक डीसी सोर्स लगा रखा है ये आपका, ठीक है, ये डीसी सोर्स लगा दिया कोई, ठीक है, इसने क्या कर दिया, आई करंट दे दी, और ये आई करंट इस रेजिस्टेंस आर पे गई तो उससे हीट पैदा हुई होगी कुछ। ठीक है, अब यही रेजिस्टेंस, सेम डायग्राम, सेम सर्किट, सब चीज सेम, बस इस सोर्स चेंज करना है। ठीक है, तो अब ये सारी चीज वही है, लेकिन अब हमने क्या कर दिया, सोर्स लगा दिया एसी, और यहाँ पे जो वोल्टेज, ये करंट जो लगाई है वो कितनी है, आई नॉट साइन ओमेगा टी, ये एसी करंट लगा दी, ये इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ एसी करंट। तो ये तो जो है मीन है, क्योंकि इसके तो एक जैसी वैल्यू है तो मीन है। ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो व्हाट इज द आरएमएस वैल्यू ऑफ एसी करंट, एसी करंट क्या है, तो आरएमएस वैल्यू ऑफ एसी करंट वही करंट होती है। ठीक है, माना ये कैपिटल टी, यानी कि इसके टाइम पीरियड पे कुछ हीट डेवलप करती है, कितना हीट डेवलप करती है, कैपिटल टी, उतने ही टाइम में अगर जो इसने हीट डेवलप की होगी, जितनी हीट इसने डेवलप की होगी, ये दोनों क्या हो, बराबर हो, देन जो वैल्यू ये वाली करंट की होती है वही वैल्यू जो है इसकी होती है। मेरी बात को समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं, यानी कि ये डीसी करंट इस कैपिटल टाइम टी पीरियड पे, कैपिटल टाइम टी पीरियड पे, इसका जो टाइम पीरियड है, इस एसी का जो टाइम पीरियड है, उस टाइम पीरियड पे जितनी हीट प्रोड्यूस करेगी, तो जितनी हीट प्रोड्यूस करेगी, ठीक है, ये करंट, ठीक है, तो यही करंट जो है आपकी क्या कहलाएगी, आपकी आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट कहलाएगी। ये आरएमएस है कहने का मतलब, ये डीसी है, ये डीसी सोर्स है, ये डीसी सोर्स है, ये यही कांस्टेंट करंट, ये जो कांस्टेंट आईसी में आई फॉर करंट, सी फॉर कांस्टेंट, ये कांस्टेंट करंट ही बाद में क्या कहलाएगी, दिस आईसी इज कॉल्ड, दैट इज द करंट डिलीवर बाय दिस डीसी सोर्स। ये जो डीसी सोर्स करंट डिलीवर कर रहा है वो कितनी हीट डेवलप कर रहा है, एच हीट डेवलप कर रहा है टी समय में, और उतनी ही हीट इस टाइम पीरियड में जो ये एसी डेवलप करेगी, तो उस वक्त ये जो करंट मानी जाएगी, ये जो करंट होगी उसके इक्विवेलेंट जो करंट बनेगी
तो वही करंट क्या कहलाएगी आपकी AC RMS वैल्यू ऑफ AC कहलाएगी। यानी कि ये IC ही क्या कहलाएगी, क्या कहलाएगी आपकी RMS वैल्यू ऑफ AC करंट कहलाएगी। तो सबसे पहले इसकी हीट निकाल लेते हैं। तो इसकी हीट होगी कितनी, आप कायदे से खुद सोचिए। हम जानते हैं हीट डेवलप्ड इन, तो कितना होता है H इज इक्वल टू I स्क्वायर RT होता है, ठीक है। तो यहाँ पे टाइम पीरियड कितना है, टाइम कितना है T है। तो ये DC सोर्स से जो हीट हो रही है, तो HDC DC, यहां देखना जरा, मैं जानबूझ के DC लिख रहा हूं, इज इक्वल टू वो कितना हो जाएगा आपका, अभी इक्वल करेंगे तो बराबर कर लेंगे इसको, ठीक है। तो कितना हो जाएगा वो आई स्क्वायर रेजिस्टेंस तो वही लिया हुआ है, कितने समय में इतना। इसमें जो हीट डेवलप होगी वो कितनी होगी, क्योंकि इसकी करंट तो बार बार चेंज हो रही है, बार बार चेंज हो रही है, तो हम छोटी सी हीट निकालनी पड़ेगी पहले। तो वो कितना हो जाएगा DH हीट, किसी समय जिस वक्त इसमें करंट आई थी, कितनी थी, आई थी, इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट इसकी। तो आई स्क्वायर आर छोटे से समय dt के लिए, हमें तो पूरी चाहिए, तो नाउ वी हैव टू इंटीग्रेट दिस, कब तक, पूरे टी टाइम पीरियड के लिए। तो ये कर दिया, तो यहाँ पे तो कितना हो जाएगा, तब टी समय में, यानी कि टी समय में कितनी हीट प्रोड्यूस हो गई, टी समय में कितनी हीट प्रोड्यूस हुई इसमें टाइम पीरियड में, h, तो ये कितना हो जाएगा, h हो जाएगा, इज इक्वल टू, अब ये i की जगह क्या लिख सकता हूं, देखो आई नॉट साइन ओमेगा टी, तो ये स्क्वायर है तो ये आई नॉट का भी स्क्वायर होगा, लेकिन वो रूट से, वो इंटीग्रेशन से बाहर निकल जाएगा, तो आई नॉट स्क्वायर हो गई, ठीक है, ये आ गया। अपॉन, अपॉन कुछ नहीं है सॉरी, तो आर रेजिस्टेंस से एक बार जो सर्किट में लग गया वो तो आप बदलेंगे नहीं, तो बचा क्या आपके अंदर, देखो साइन स्क्वायर ओमेगा टी 0 to t, और क्या हो जाएगा डी टी। समझ में आ रही बात है, ये HAC है, समझ में आ रही बात है, HAC है। अब इसको करते हैं, इसको जरा ध्यान से देखिए, मैं जानबूझ के अलग अलग ले रहा हूं। जब मैं इसमें RMS की कंडीशन डालूंगा, तो RMS की कंडीशन डालते ये आई क्या हो जाएगी, IC हो जाएगी, यानी कि RMS हो जाएगी। और ये जो है उस वक्त जितनी हीट है यहां पे, वो इसके बराबर हो जाएगी, ठीक है। कहने का मतलब समझ रहे होगे मेरी। तो अभी इसी चीज को करते हैं, तो HAC इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, आई नॉट स्क्वायर आर। अभी हमने इसका इंटीग्रेशन पीछे किया था, तो कितना आया था इसका इंटीग्रेशन, टी आया था बेटा, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो टी आया था, ठीक है। और साथ में जो है 2 भी आया था इसके साथ, ठीक है। आप करके देखना, मैंने अभी कर रखा है पीछे की साइड, ठीक है। तो ये हो गया, ठीक है। फॉर आई, ये जो है DC, ये DC है, DC है बेटा, ये IDC इक्वल टू IRMS, HDC मस्ट बी इक्वल टू HAC। समझ में आ रही बात है, ये अगर इसके बराबर होगा फॉर सेम टाइम, लेकिन टाइम भी सेम होना चाहिए, फॉर सेम टाइम पीरियड, ठीक है, तो तब ये होगा, ठीक है। तो दिस इंप्लाइज इज, इन प्लेस ऑफ IDC यू कैन पुट, क्या कर सकते हो, IRMS स्क्वायर R इंटू टी, ये आ गया, इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा, देखो HDC मैंने ये लिख दिया, इन प्लेस ऑफ IDC यू हैव टू पुट, क्या करना है, IRMS, ठीक है। तो ये रख दिया, इज इक्वल टू HAC, AC ये है, ठीक है। ये वैसे इक्वल नहीं है बेटा, इस कंडीशन पे इक्वल होंगे, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, आई नॉट स्क्वायर आर टी अपॉन 2, तो देखो आर टी कैंसिल, जो बचा हुआ है देखो वो क्या बचा हुआ, IRMS इज इक्वल टू आई नॉट अंडर रूट, आ जाएगा। तो अगर इसको हम सॉल्व करें तो हमारे पास जो वैल्यू बचेगी वो, दिस इंप्लाइज इज IRMS इज इक्वल टू आई नॉट अपॉन अंडर रूट 2, सेम फॉर वोल्टेज, वोल्टेज के लिए भी इतना ही आना है, अभी हमने जानते हैं, ठीक है। तो ये था जो हम पढ़ रहे थे, ठीक है। और ये मेन डेफिनेशन है इसकी, ये मेन है, ठीक है ना। दैट इज व्हाट इज द RMS वैल्यू ऑफ AC करंट, AC करंट है क्या, दैट इज इट इज द करंट which develops same amount of heat in the same resistance in the same time period, ठीक है ना, of AC as
द हीट प्रोड्यूस्ड बाय ए डीसी सोर्स फॉर द सेम टाइम पीरियड। ठीक है ना। ये हो गया। अब हमें जरा कुछ इसको और अच्छे ढंग से दिमाग में रखना है। ठीक है, अब वो क्या है देखिए। तो एसी वैल्यू की करंट जो है आरएमएस वैल्यू, इसी को आई वर्चुअल भी बोलते हैं बेटा, वी फॉर वर्चुअल। ठीक है, आई वर्चुअल या आई इफेक्टिव भी बोलते हैं, कहीं कहीं इफेक्टिव वर्ड भी यूज होता है इसके लिए। ई आई ई आई ई एफ एफ इफेक्टिव। ये कितनी होती है, आई नॉट दैट इज पीक वैल्यू ऑफ अंडर रूट अपॉन अंडर रूट टू, ऐसा लिख सकते हो आप। इसी ढंग से आरएमएस वैल्यू ऑफ वोल्टेज इज इक्वल टू ई वर्चुअल या ई इफेक्टिव is equal to E naught upon under root 2, that is 70.7%, 70.7% ऑफ पीक वैल्यू। दोनों केस में ऐसा ही है। ठीक है, तो पीक वैल्यू कौन सी, अगर करंट के लिए बोलो तो करंट की पीक वैल्यू, वोल्टेज के लिए बोलो तो वोल्टेज। अब एक बात हमेशा याद रखना, जब कभी भी न्यूमेरिकल करो आप, न्यूमेरिकल करने वक्त अगर आपने ध्यान, अगर देखो इसमें बहुत सारी करंटें हैं, अगर आप ध्यान से देखें, ई करंट के लिए देखो जरा, I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, ये आपका लिखा हुआ है, ध्यान से देखो जरा इसमें। अगर ये पीक वैल्यू बोलता है तब तो पूरा क्लियर कट बोल रखा है क्वेश्चन में। इंस्टेंटेनियस वैल्यू बोलता है ये है, पीक वैल्यू बोलता है ये है, आरएमएस वैल्यू बोलता है तब भी ये है। ठीक है, करंट बोलता है, आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट बोलता है, सब स्पेसिफाई है। ठीक है, लेकिन अगर वो कुछ नहीं बोलता है, बोलता फाइंड द वैल्यू ऑफ एसी करंट बोल देता है, सिंपली ऐसा बोलता है, तो इट मीन्स यू हैव टू कैलकुलेट द आरएमएस वैल्यू ऑफ एसी करंट। मैं फिर बोल रहा हूं, चाहे वो वोल्टेज में बोले चाहे किसी में बोले, अगर वो बोलता है फाइंड द वैल्यू ऑफ एसी वोल्टेज, फाइंड द वैल्यू ऑफ एसी करंट, इन दैट केस यू हैव टू कैलकुलेट द आरएमएस वैल्यू ऑफ एसी करंट। समझ में आ रही बात है, और वोल्टेज ये है। अगर उसने सिंपली स्पेसिफाई कर दिया है कि पीक वैल्यू निकालिए, तब तो आप जानते हैं पीक वैल्यू बोला तो पीक ही निकालोगे, इंस्टेंटेनियस बोला तो इंस्टेंटेनियस निकालोगे। ठीक है, तो इस बात को आपको याद रखना है। लेकिन अगर उस कुछ भी नहीं बोलता है तो इसका, अगर बोलता है सिंपली करंट निकालो तो इसका मतलब आरएमएस वैल्यू, सिंपली बोलता है वोल्टेज निकालो तो आरएमएस वैल्यू। ठीक है, अब ये आपका एक महत्वपूर्ण बात आपको पता चली। अब ऐसे ही जब आप क्वेश्चन पढ़ोगे, क्वेश्चन में कुछ स्पेसिफाई नहीं कर रखा है, सिर्फ उसने कहा कि एसी सप्लाई लगी हुई है जिसकी वोल्टेज इतनी है। अब यहाँ पे मेंशन नहीं कर रखा है कि कौन सा वोल्टेज है, पीक वैल्यू है, आरएमएस वैल्यू है, या इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ एसी वोल्टेज दे रखा है। जैसे बोला 220 वोल्ट इज अप्लाई एसी टू 220 वोल्ट एसी इज अप्लाई टू दी दिस सर्किट, को सर्किट में लगा दिया। जैसे ये सर्किट है, मान लीजिए ये एक सर्किट है। ठीक है, इसमें एसी लगा दिया, आपकी एसी का साइन है बेटा। ठीक है, वही सिंबल जो साइन ग्राफ बनाते हो वही ग्राफ है। ठीक है, तो ये लगा दिया आपका 220 वोल्ट। अब इसको कौन सी वोल्टेज मानूं मैं, पीक वैल्यू मानूं, इंस्टेंटेनियस वैल्यू तो नहीं मान सकता क्योंकि टाइप का फैक्टर है नहीं इसके साथ, तो पीक वैल्यू मानूं कि इसको आरएमएस वैल्यू मानूं, तो आप इसको आरएमएस वैल्यू मानोगे। जिस वोल्टेज में कुछ भी मेंशन नहीं होगा वो वोल्टेज जो है आपकी आरएमएस होगी। अगर वो खुद ही बोल रहा है आरएमएस है तब तो बहुत अच्छी बात है, अगर वो खुद ही बोल रहा है पीक वैल्यू है तब तो बहुत ही अच्छी बात है। समझ में आ रही बात है, तो ये आपको समझना है। इसी प्रकार से करंट के लिए भी, अगर करंट को स्पेसिफाई नहीं करता है तो इसका मतलब क्या है कि वो जो है आपकी कौन सी करंट है, आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट है। ठीक है, इंस्टेंटेनियस में तो पता चल जाएगा, टाइम वेरिएशन देखिएगा आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो बच्चे मुझसे अक्सर पूछते हैं कि सर आपको कैसे पता चलता है, तो कुछ पता नहीं चलता है। क्यों ऐसा क्यों रखा गया, कि ऐसे क्यों किया गया, क्योंकि आपके घरों की जितनी सप्लाई है बेटा, जैसे आप बोलते हो ना, आप हम बोलते हैं कि हमारे घरों में जो है बिजली जो है 220 वोल्ट की आती है, तो इट मीन्स 220 वोल्ट इज योर आरएमएस वैल्यू ऑफ एसी वोल्टेज। ठीक है, आप कोई अप्लायंसेस लेते हो, कोई भी अप्लायंस लेते हो, उसमें देखा होगा, उसमें मार्किंग रहती है, उसमें लिखा होगा आपका, देखो 5 एम्पियर लिखा होगा, तो 5 एम्पियर इज योर आरएमएस वैल्यू ऑफ एसी करंट। याद रखना, समझ में आ रही बात है। अगर जैसे कोई अप्लायंसेस, जैसे मैंने एक बल्ब लिया और बल्ब में लिखा हुआ है 220 वोल्ट 5 एम्पियर, ऐसे कुछ लिख दिया है मान लिया जाए, तो इसका मतलब क्या है, 220 वोल्ट जो है आरएमएस वैल्यू है वोल्टेज की, और 5 एम्पियर और आरएमएस वैल्यू ऑफ एसी करंट।
ठीक है। अब एक प्रश्न और होता है, बच्चे हमसे अक्सर पूछते हैं और कभी कभार आपसे वाइवा में भी पूछ लेते हैं टीचर्स, ठीक है, कि विच वन इज मोर डेंजरस, दैट इज एसी और डीसी। डीसी ज्यादा डेंजरस होती है कि एसी ज्यादा डेंजरस होती है? तो देख लेते हैं बेटा, ठीक है। मान ले जाए एक एक किसी आप में से किसी बच्चे ने जो है 220 वोल्ट डीसी में जो है हाथ लगाया, और किसी ने जो है 220 वोल्ट एसी में हाथ लगाया। तो 220 वोल्ट को एसी को देखते हैं, जो कौन सी है, आरएमएस वैल्यू है, तो इसकी वोल्टेज देखते हैं आरएमएस की। एक बार आरएमएस को देखते हैं, ठीक है। तो ये कितना होता है, ई नॉट अपॉन √2, ठीक है। तो हम इसकी पीक वैल्यू को जरा देखते हैं, पीक वैल्यू कितनी जाएगी इसकी। तो आरएमएस कितनी दे रखी है आपको, 220 इंटू √2 विच इज इक्वल टू 311 वोल्ट। और यहाँ डीसी सोर्स है, डीसी सोर्स यानी कि कांस्टेंट सोर्स, उसने एक बार 220 वोल्ट का डीसी सोर्स लगा दिया, काम बन गया। अब इससे ना कम होगा ना ज्यादा होगा। लेकिन एसी में एक समस्या है, आपको ऑल्दो जो है रीडिंग जो है आपके 220 की है आरएमएस में, लेकिन पीक वैल्यू कहां तक जा रही है, 311। इट मींस एसी इज मोर डेंजरस देन डीसी, क्योंकि इसमें आपको 311 तक का भी झटका लगेगा। इसमें तो 220 वोल्ट का ही झटका लगेगा, इसमें आपको 311 तक का झटका लगेगा, क्योंकि वो एक पीक वैल्यू भी लेती है एक साइकिल में 2 बार, एक बार रिवर्स डायरेक्शन में, एक बार पॉजिटिव, एक बार नेगेटिव डायरेक्शन में। समझ में आ रही बात है? तो जाहिर सी बात है एसी इज मोर डेंजरस देन डीसी। अभी एक और चीज होता है, जैसे कुछ बच्चे बोलते हैं करंट चिपका देती है, चिपका नहीं देती बेटा, क्योंकि करंट जो है, जो बाहर की करंट है, वो हमारी जो बॉडी के अंदर जो सिग्नल्स को ले आने वाली करंट है उससे ज्यादा डोमिनेटिंग हो जाती है। जैसे मान लिया जाए हमारे अंदर जो जो करंट चलती है वो मिली माइक्रो के लेवल की चलती है, बहुत छोटी करंट चलती है, ठीक है, जो हमारे जो है सिग्नल्स को जो है हमारे ब्रेन तक लेके जाती है। जैसे मैंने इसको हाथ लगाया, ये ठंडा है तो मैंने ऐसे हाथ हटा लिया, या गर्म है तो मैंने ऐसे हाथ लगाया, तो ये सिग्नल हमारे यहाँ से जा रहे हैं, नर्व सिस्टम हमारे ब्रेन में लेकर, ब्रेन आदेश दे रहा है हमारे, जो एकदम से जो है डायरेक्शन दे रहा है कि आप यहाँ से हटाइए हाथ, नहीं तो आपका हाथ जल जाएगा, ठीक है। तो ये सिग्नल लेके जा रहा है। लेकिन जब मैं किसी जो है तार को गलती से टच हो जाता है मेरा, तो हम लोग बस कहते हैं कि ये चिपक गया। चिपकता नहीं है बेटा, होता क्या है कि वो करंट हमारे अंदर चलने लग जाती है, तो हमारी जो अपनी करंट होती है के ऊपर भी वो डोमिनेट कर जाती है, तो हमारे सिग्नल हमारे ब्रेन तक नहीं पहुंचते, तो ब्रेन आदेश नहीं दे पाता है, जिसकी वजह से वो हाथ वहीं पे का वहीं पे रह जाता है। जब तक ब्रेन आदेश नहीं देगा तब तक आप अपने हाथ को हटा नहीं सकते वहां से। इसलिए कोई जब उसमें लकड़ी से मारता है तो हाथ हट जाता है, तो उसको करंट लगना बंद हो जाता है, फिर वो अपने डिसीजन से लेने लग जाता है, तो वो चिपकाती नहीं है करंट। तो ये एक गलत जो है चीज़ें जो है ब्रेन में रहती हैं बच्चे के, इवन फिजिक्स पढ़ने वालों के दिमाग में भी यही चीज़ रहता है, तो ऐसा ना करें। अब देखिए एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, हॉट वायर एमीटर होता है। इसको मेजर करने के लिए एमीटर अलग होते हैं बेटा, इसके वोल्ट वोल्ट मीटर और एमीटर अलग होते हैं। क्यों? क्योंकि जो देखो जनरली कभी कभार प्रश्न पूछ लेता है क्या सेम एमीटर काम कर जाएगा एसी के लिए? नहीं करेगा, क्योंकि एसी अपनी साइकिल को चेंज करती है, और जो आपके एमीटर या वोल्ट मीटर होते हैं वो जो है आपके, आपने इसे पिछले चैप्टर में पढ़ा होगा कि ए करंट कैरिंग कॉइल एक्सपीरियंस टॉर्क इन मैग्नेटिक फील्ड, वो डीसी के लिए और एसी के लिए अप्लाई होगा, ठीक है, क्योंकि ये भी एक करंट है वो भी एक करंट है, ठीक है। लेकिन एसी के साथ एक डिसएडवांटेज ये है कि एसी अपनी साइकिल को चेंज करती है, तो जब हम किसी कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे, जैसे कॉइल रखा मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है, और इसमें अगर करंट रन कर दोगे तो इसको एक टॉर्क लगेगा, जिसकी वजह से यहाँ पे एक रीडर है और ये रीड करने लग जाएगा। लेकिन अगर ये करंट अपनी साइकिल को चेंज करेगी तो ये हिल ही नहीं पाएगी नीडल, क्योंकि ना तो ये इधर मूव कर पाएगी ना इधर, क्योंकि इसको टॉर्क लगेगा तो सही, एक बार टॉर्क लगेगा फिर वो ऐसी रह जाएगी, क्योंकि फिर ये ऐसे वाइब्रेट करने लग जाएगी। यानी कहने का मतलब ये नीडल नहीं हिलेगी। तो इसके लिए किस टाइप का एमीटर यूज होता है? तो इसके लिए हॉट वायर एमीटर यूज होता है। अब हॉट वायर एमीटर कैसा होता है, जरा ध्यान से देखिए। वो कैसा होता है बेटा, उसमें एक वायर होती है ऐसे करके, ठीक है, इसमें ऐसे करके वायर ऐसे करके जुड़ी रहती है, ठीक है, ये एक स्प्रिंग से जुड़ी रहती है, और इसके ऊपर जो है एक निडल लगी होती है। जैसे ही इसमें करंट जाती है, ये करंट गई, ठीक है, यहाँ पे एक संट भी लगा होता है बेटा इसको बचाने के लिए, ठीक है, इसकी रेजिस्टेंस को कम करने के लिए और इसको बचाने के लिए शॉर्ट सर्किट से। अभी वो मैं इसके बारे में बात नहीं कर रहा हूँ। तो जैसे ही इसमें आता है, ये जो वायर होती है बेटा, ये होती है प्लेटिनम इरीडियम की होती है, प्लेटिनम इरीडियम की, प्लेटिनम इरीडियम एलॉय की होती है। इसको रखने का मुख्य कारण क्या है कि ये
ऑक्सीडाइज नहीं होगी, क्योंकि ऑक्सीडाइज होगी बहुत तेजी से तो एकदम से गल जाएगी, मेल्ट कर जाएगी, हम रिएक्ट करके मेल्ट कर जाएगी और एकदम से क्या हो जाएगी, खराब हो जाएगी। ठीक है, इसलिए इसका ऑक्सीडाइजेशन कम होता है, तो इस वजह से इस एलॉय को हम यूज करते हैं। प्लेटिनम इरिडियम एलॉय का जो है इसमें लगा होता है। तो जैसे ही इसमें करंट जाती है तो हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट की वजह से क्या होता है, ये एक्सपेंड करता है, तो ये स्प्रिंग इसको नीचे खींच देती है, इसको नीचे खींचेगी तो ये जो है नीडल मूव करने लगती है। ठीक है, तो इसमें ये वाला प्रिंसिपल नहीं लगता, जैसे समटाइम्स को क्वेश्चन पूछ लेता है, क्या ये वाला प्रिंसिपल इसमें लगा सकते हैं एसी के लिए? नहीं लगा सकते, क्योंकि इसमें क्या है कि टॉर्क जब लगेगा तो इसमें तो एक दिशा में टॉर्क लगेगा। क्यों? क्योंकि एक वन यूनिडायरेक्शनल करंट जा रही है, दैट इज डीसी इज योर यूनिडायरेक्शनल करंट, एक ही दिशा की करंट होती है। बट इज दिस करंट इज योर दिस करंट चेंजेस इट्स डायरेक्शन पीरियोडिकली, समझ में आ रही है? पीरियोडिकली अपनी दिशा को रिवर्स करती है, चेंज करती है। ठीक है, एंड इट्स मैग्नीट्यूड चेंजेस, तो इसके मैग्नीट्यूड के चेंज होने की वजह से यही चीज इसमें नहीं लगा सकते। तो इसलिए इसके लिए जो हम यूज करते हैं हॉट वायर। हॉट वायर क्यों रखा है इसका नाम? क्योंकि जो है जैसे ही इसके अंदर जाता है ये गर्म होता है, तो हीटिंग की वजह से एक्सपेंशन होता है, जिसको हम थर्मल एक्सपेंशन में लास्ट ईयर पढ़ चुके हैं। तो थर्मल एक्सपेंशन की वजह से फैलता है, तो फैलते की वजह से नीचे आता है, तो ये इससे बना होता है, तो ये निडल हिल जाती है और हमें वो रीडिंग प्रोवाइड कर देती है। तो ये हमारा आ गया। अब हम पढ़ रहे हैं फेज। फेज और फेजर। ठीक है, ये फेजर क्या होते हैं? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बच्चा बहुत परेशान रहता है इनमें। तो ये फेजर क्या होते हैं बेटा? एसी में फेजर को क्या मतलब, कैसे क्या कहेंगे, फेजर होता क्या है? तो देखिए जरा फेजर होते क्या है। ठीक है, फेज डायग्राम क्या होते हैं? समस्या सब एसी से चालू हुई है, एसी की इस हरकत की वजह से। किस हरकत की वजह से? बार बार चेंज करना अपने आप को। अब चेंज कर रहा है कोई चीज अगर कांस्टेंट है, तो हम जैसे मान लिया जाए हर चीज कांस्टेंट हो जाए तो कोई परिवर्तन ही नहीं है उसमें। तो मैं आज देखूं उसको, कल देखूं, यानी किसी भी समय में देखूं मुझे वैसा ही नजर आएगा। फेज का मतलब क्या होता है? जैसे आपने ये वर्ड को सुना होगा, आज यार मैं लाइफ के इस फेज में हूँ, तो बिकॉज ऑफ दिस, इस कारण की वजह से हूँ, इस कारण की वजह से हूँ, इस कारण की वजह से हूँ। यानी कि जो भी समय में पुराने वक्त जो चेंजेस आए थे उस चेंज की वजह से मैं इस ऐसा चेंज आ गया मेरी बॉडी में, या ऐसा मैं हो गया। तो यहाँ पे भी सेम है। फेजर डायग्राम आपको जो है ये बताते हैं कि अगर हम वोल्टेज लगाते हैं तो करंट किस फेज में कैसा, उसमें क्या स्थितियों में परिवर्तन आता है, किस ढंग से वो चेंज होती है। यानी कि अगर करंट ऐसे चल रही है तो वोल्टेज में क्या अंतर अंतर आ जाएगा, चेंज। तो अब ऐसा क्यों सोचा गया? देखो, जब तक डीसी थी कोई समस्या नहीं थी, क्योंकि जब डीसी सोर्स लगा था, जैसे आपके किसी भी चीज में लगा था, चाहे वो इंडक्टर में लगे, चाहे कैपेसिटर में लगे, चाहे रजिस्टर में लगे, अभी तक आपने सर्किट के 3 एलिमेंट पढ़े हुए हैं, तो कोई समस्या नहीं थी, क्योंकि करंट बढ़ी, वोल्टेज बढ़ा, सीधा सीधा। या वोल्टेज बढ़ी, करंट बढ़ा, और दोनों एक जैसे ढंग से, जैसे जिस ढंग से ये बढ़ रहा है उस ढंग से ये भी बढ़ रहा है। लेकिन एसी में जो है ऐसा नहीं होता है। जैसे मान लिया जाए यहाँ पे एक इंडक्टर लगा दिया और फिर यहाँ पे जो है एक एसी सोर्स लगा दिया। एसी सोर्स को मैं फिर बता रहा हूँ, ऐसे करके डिनोट करते हैं, ये है। तो यहाँ क्या होता है, अगर वोल्टेज अगर कुछ लगाता हूं तो यहाँ करंट कुछ और ढंग से जो है अपने आप को दिखाती है। तो ऐसा डायग्राम जिसमें करंट और वोल्टेज जो है रिप्रेजेंट किए जाते हो। ठीक है, अब रिप्रेजेंट कैसे किए जाते हो भाई? देखिए, एंड ऑफ द डे ये अपनी दिशा के अनुसार जो है बदल रही है, कभी इधर जा रही है, कभी फिर नीचे आ रही है, फिर ऊपर जा रही है, फिर नीचे आ रही है। तो यानी कि पीरियोडिकली अपनी डायरेक्शन को चेंज कर रही है, रिवर्स कर रही है, चेंज कर रही है। तो उस रिवर्स में वो कैसा दिखाई दे रहा है, वो पॉजिटिव है तो वो नेगेटिव है, तो कैसे दिख रहा है, वो कैसा दिखेगा, वो कैसा दिखेगा। यानी कि डायरेक्शन आ रही है। डायरेक्शन कहाँ आती है? जो वेक्टर होते हैं। समझ में आ रही बात? तो इसलिए व्हाट आर फेजर डायग्राम बोलेगा तो आप क्या लिखेंगे उसमें? आप लिखेंगे ऐसे डायग्राम जिसमें, ऐसे एसी के डायग्राम जिसमें करंट और वोल्टेज
वेक्टरली रिप्रेजेंट की जाती हो। कैसे की जाती हो? वेक्टरली। वेक्टरली का मतलब डायरेक्शन के अकॉर्डिंग। यहाँ पे वेक्टर वर्ड का यूज करने का ऐसा नहीं कि दीज आर वेक्टर क्वांटिटीज, बट दीज आर रिप्रेजेंटेड एज ए वेक्टर, देन दिस डायग्राम इज कॉल्ड फेजर डायग्राम। इस डायग्राम को क्या कहते हैं? फेजर डायग्राम। दैट इज डायग्राम इन विच diagram in which AC voltage or current is represented as a vector, वेक्टर के रूप में दिखाए जाते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं? एसी, मतलब जो है फेजर डायग्राम। अब कोई बोल रहा होगा इसमें और भी तो क्वांटिटी है। हाँ, और भी दिखाई जाती है। ठीक है, अब वो जैसे जैसे आएंगे बेटा तो वैसे वैसे एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, तो अभी तो हम इतना याद रखें कि इसमें जो है इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। अब समझते हैं कि ये फेज होता क्या है। अब इसके क्वेश्चन तो आपने पढ़ा था, देखो एक करंट को पढ़ा था, तो इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ एसी करंट कैसे लिखी जाती थी? I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, इस ढंग से लिखी जाती थी। अब ध्यान से देखो, आप जब करंट को देख रहे हैं तो ये तो पीक वैल्यू है, इसको तो आप चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, जो भी एक बार करंट ले ली उसकी पीक वैल्यू एक डिसाइड हो गई। ठीक है, बट द इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ एसी करंट डिपेंड ऑन दिस फैक्टर, दैट इज साइन, साइन फैक्टर। ठीक है, साइन के ऊपर, एंड दिस साइन, द वैल्यू ऑफ दिस साइन डिपेंड ऑन दिस कैप स्मॉल टी, दैट इज द इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ टी, दैट इज टाइम। टाइम के ऊपर डिपेंड करिए। इट मीन्स इसकी फेज की, इसकी स्थिति, फेज का मतलब स्थिति, इसकी स्थिति को देखने का तरीका सिर्फ यही दे पा रहा है। सो दिस इज कॉल्ड फेज एंगल। इसको क्या बोलते हैं? फेज एंगल। अब ऐसा भी तो हो सकता है किसी के पास इनिशियली कुछ फेज ऑलरेडी मौजूद हो। ये तो किसी समय का फेज है, ओमेगा टी किसी समय में दे रहा है, तो उस ओरिज जो इनिशियली उसके पास जो फेज था उसको भी इसमें ऐड कर दें तो ये किसी इंस्टेंट का फेज आ गया। तो व्हाट इज दिस? ये है क्या? ओमेगा टी प्लस फाइ नॉट इज योर इंस्टेंटेनियस फेज है। कैसा फेज है ये आपका? इंस फेज, फेज दे रखा है। ठीक है, और फाइ नॉट क्या है? फाइ नॉट क्या है बेटा? इनिशियल फेज। कैसा फेज है आपका? इनिशियल फेज। ठीक है, अभी वेक्टरली डिनोट किए जाते हैं बेटा, वेक्टरली डिनोट इन द सेम मैनर। अगर आपके सामने वोल्टेज लिखी हुई है तो ये वोल्टेज हो गई आपकी साइन ओमेगा टी प्लस फाइ नॉट, तो दिस इज योर फेज एंगल। ये कौन सा एंगल है? फेज, इंस्टेंटेनियस फेज एंगल। कैसा है ये? फेज एंगल है, क्योंकि इस एंगल के ऊपर ही डिपेंड है सारा। उसकी स्थिति किसके ऊपर डिपेंड है? इस एंगल के ऊपर डिपेंड है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस फेज एंगल। तो यहाँ पे जो है हम इन्हीं एंगलों को देखेंगे और इन्हीं के ऊपर हम काम हमें करना है। ठीक है, तो हमारे पास जो एसी सर्किट्स होते हैं वो जो एलिमेंट्स के अकॉर्डिंग जो है डिसाइड होते हैं, कितने एलिमेंट उसमें लगे हुए हैं उसी के हिसाब से उसका नाम हो जाता है। तो अभी मैं यहाँ पे कुछ एसी सर्किट्स लिख रहा हूँ, तो उन्हें एसी सर्किट्स को अभी हम देखते हैं। तो टाइप्स ऑफ एसी सर्किट अभी हम पढ़ रहे हैं। तो फेजर, आप फेज समझ गए होंगे बेटा, फेज क्या होता है। और ये फेज को हम आगे जब डायग्राम बनाएंगे तो ये और अधिक जो है आपका क्या हो जाएगा? क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे देख रहे हैं टाइप्स ऑफ एसी सर्किट। टाइप्स ऑफ एसी सर्किट। पहला एसी सर्किट containing resistance only, ठीक है। दूसरा एसी सर्किट containing इंडक्टर ओनली, ठीक है।
तीसरा, AC circuit containing capacitor only. चौथा, AC सर्किट, अब इनका कॉम्बिनेशन बेटा, ठीक है, कंटेनिंग, इन दोनों को मिला लेते हैं, R एंड L, इंडक्टर को L से दिखाते हैं ओनली। पांचवा, रजिस्टर एंड इंडक्टर, ठीक है, AC सर्किट कंटेनिंग, अब I और C यानी कि L और C, L एंड C, C फॉर कैपेसिटर। पांचवा, छठा, AC सर्किट containing R and C, resistance and capacitor, C for capacitor only। और लास्ट है सीरीज LCR सर्किट, यानी कि जिसमें L यानी कि इंडक्टर भी हो, कैपेसिटर भी हो और रजिस्टर भी हो। तो सातवां है आपका, आपके कोर्स में वैसे पैरेलल भी होता है बेटा, तो सीरीज LCR सर्किट, LCR सर्किट, जब ये तीन हो जाए, हमें ये तीन बहुत जबरदस्त ढंग से पढ़ने हैं, फिर उसमें से किसी भी एक को कर लेंगे, समझ में आ जाएगा, और इसको पढ़ लेंगे, फिर बाद में इन सबको भी ना पढ़ें तो चलेगा, ठीक है। तो कल मैं इनको आपको पढ़ाऊंगा, आप लोग इसमें पढ़ें अब, ठीक है। टाइप्स ऑफ AC सर्किट के बाद अब हमें जो है कुछ क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है। मान लिया जाए आपको दे दिया जाए, ये एक क्वेश्चन दे दिया आपको, ठीक है, I is equal to 5 sin 314t, find I naught, that is peak value of current, ठीक है, ओमेगा एंड फ्रीक्वेंसी, ये पूछ लिया गया, समझ में आ रही बात है, आपसे पूछ लिया गया, तो आप बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है, इसमें बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। आई नॉट कंपेयर करो, हम जानते हैं वी नो, हम जानते हैं आई इज इक्वल टू कितना होता है, आई नॉट साइन ओमेगा टी होता है। तो आई नॉट कितना है देखो, दैट इज द पीक वैल्यू ऑफ करंट, कितनी है देखो 5 एम्पियर। देखो इससे इसको कंपेयर करो, आई इंस्टेंटेनियस इक्वल टू आई नॉट की जगह कितना दे रखा है 5, ठीक है। अब ओमेगा, ओमेगा कितना दे रखा है देखो 314 ओमेगा है, तो ओमेगा की कितनी यूनिट होती है, रेडियन पर सेकेंड, ठीक है। अब हमें क्या पूछा गया है, फ्रीक्वेंसी, व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस, तो हम जानते हो ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई न्यू होता है। तो अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो देखते हैं कितना हो जाएगा। तो इसको अगर हम ध्यान से देखें तो कितना होगा, न्यू इज इक्वल टू ओमेगा अपॉन 2 पाई, ठीक है। तो ओमेगा कितना दे रखा है 314 अपॉन 2 इंटू पाई इज योर 3.14, इसको हट कर देते हैं तो कितना हो जाएगा -2 आ जाएगा इधर पे, ठीक है। तो दिस वन टाइम चल जाएगा, इतना सबको समझ में आ रहा होगा। तो ये ऊपर जाएगा तो 100 हो जाएगा, 100 अपॉन 2 डेट इज 50 साइकिल पर सेकेंड और हर्ट्ज, ये आ गया, ठीक है। अब बोलता है, जैसे इसी में क्वेश्चन और होता है, इफ द रेजिस्टेंस in the resistance of 5 ohm is present in the circuit, find
इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ वोल्टेज, इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ एसी वोल्टेज और आरएमएस, एंड आरएमएस भी निकाल दो। ये आरएमएस इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ये पूछ लिया। एक बार और इसमें पूछ रहा है बेटा, एक और चीज निकाल लेते हैं, आई आर एम एस भी निकाल दीजिए, ठीक है। तो आई आर एम एस भी निकाल लेते हैं बेटा। आई आर एम एस इज इक्वल टू कितना होगा बेटा, देखो वो कितना होता है, आई नॉट अपॉन अंडर रूट 2, ठीक है। तो इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0.707 इंटू 1/√2 इतना होता है। आई नॉट कितना दे रखा है आपको, 5, तो एक इसको मल्टीप्लाई कीजिए, 5 7 35, 5 7 35, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना होगा, 3.3 एम्पियर, ठीक है, इतना आ गया। अब इसकी वैल्यू को निकालते हैं, इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ एसी वोल्टेज। तो इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ एसी वोल्टेज कैसे निकलेगी, देखिए जरा। तो वो कैसी होगी, देखो E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। तो ओमेगा तो पता है, तो ई नॉट साइन 314t। काश मेरे पास क्या होता, ई नॉट होता। तो ई नॉट कैसे निकालेंगे, देखो जरा। तो ई नॉट कैसे निकलेगा भाई, V इज इक्वल टू आर ओमेगा होता है, ठीक है। V इज इक्वल टू आर आई, रेजिस्टेंस इंटू करंट। तो ये V है, वोल्टेज है, पीक वैल्यू है, तो पीक वैल्यू ऑफ करंट लेनी पड़ेगी, और रेजिस्टेंस तो है ही आपके पास दे रखा है वो 5 ओम का। तो कितना हो जाएगा 5, और पीक वैल्यू ऑफ करंट कितनी दे रखी है, आई नॉट कितनी दे रखी है 5, यानी कि 25 वोल्ट। तो ई नॉट भी निकल गया। तो नाउ देयरफॉर द इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ एसी वोल्टेज इज योर, कितना हो जाएगा 25 इंटू साइन 314t, ये आ गया। अब क्या पूछ रहा है, आरएमएस वैल्यू। तो आरएमएस वैल्यू ऑफ एसी वोल्टेज इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ई नॉट अपॉन अंडर रूट 2, विच इज इक्वल टू, ई नॉट कितना दे रखा है, देखो जरा। ई नॉट अभी ये निकाला था आपने, वो कितना है 25 अपॉन कितना हो जाएगा आपका, ये अंडर रूट 2। इसको सॉल्व कर सकता है कोई भी, 707 अंडर रूट इंटू 25, इसको कोई भी मल्टीप्लाई कर सकता है, ठीक है। 25 7, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, 25 6 150, 25 175, ठीक है। यहाँ पे 175 रखोगे, देन 17 जोड़ के उसको निकाल लोगे, ठीक है। तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इसको कर लेंगे, तो बहुत आसानी से जो है इसकी वैल्यू आपको मिल जाएगी। तो इस हिसाब से जो है इस टाइप के क्वेश्चन आपके छोटे मोटे आते हैं, जो 1-1 मार्क्स का होते हैं, तो इनको आप बड़ी आसानी से कर सकते हैं बच्चों। तो नेक्स्ट टाइम हम लोग जो है, जो मैंने 7 सर्किट आपके एसी सर्किट्स लिखे हैं, इन पे हम काम करेंगे, और आप सभी लोग तैयार रहें और पढ़ते रहें, ठीक है। ओके, बाय, टेक केयर।